इफ आई टेक एग्जांपल ऑफ आईपीएल, आईपीएल में सबसे ज्यादा एग्रेसिव और गुस्से वाला क्रिकेटर कौन बोले? कौन है? विराट कोहली। और ये कहाँ का है? ऑस्ट्रेलिया का। अच्छा, कैसे पता लगता है कि आपको वो एग्रेसिव है या फिर गुस्से वाला है, कैसे? जब वो आउट होता है तो मतलब क्या, लड़ने झगड़ने आ जाता है? और कुछ एम्पायर को पीटा उसने कभी? नहीं। इसी तरह से। अच्छा, कैसा लगा, कैसे पता चलता आपको कि आपके स्कूल में कोई टीचर बहुत स्ट्रिक्ट है? हाउ डू यू आइडेंटिफाई? दिन भर डांटते रहते, गुस्सा उनकी नाक पे सवार रहता है, जिस बच्चे को देखा उसके पीछे भाग लेते हैं, ऐसा कुछ करके क्या? या हर छोटी छोटी बात पे गुस्सा, चिल्लाना, झाड़ना वगड़ना, वैसा करते हैं? यानी कि स्कूल में जो डिसिप्लिन इंचार्ज होगा जनरली वही काम करते हैं, उनका काम ही ऐसा होता है। तो देखिए, एक इंसान की कैरेक्टरिस्टिक्स देख के आप पता लगा सकते हैं कि उसका नेचर क्या है। अकाउंटिंग की कैरेक्टरिस्टिक्स क्या होती है? जो अकाउंटिंग के काम होते हैं उन्हीं को लेके चलते हैं हम लोग। जैसे एक एक करके चलते हैं। डेफिनेशन में क्या पढ़ा था सबसे पहले हमने? आइडेंटिफिकेशन ऑफ फाइनेंशियल इवेंट एंड ट्रांजेक्शन। तो जब हम कैरेक्टरिस्टिक्स की बात करेंगे, बस नोट डाउन द हेडिंग्स। कंटेंट को डिस्कस करने की जरूरत नहीं है, वो तो आप अपने आप 3 से 4 लाइन में लिख सकते हैं, एंड इट विल बी इजी फॉर यू। अभी हम बात किसकी कर रहे हैं? कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ अकाउंटिंग की बात कर रहे हैं। अकाउंटिंग की कैरेक्टरिस्टिक्स के अंदर क्या क्या शामिल होता है? सबसे पहले हमने बोला क्या? नंबर वन, एज डेफिनेशन सेज, आइडेंटिफिकेशन। क्या बोले? आइडेंटिफिकेशन ऑफ फाइनेंशियल ट्रांजेक्शंस एंड ट्रांजेक्शंस एंड इवेंट्स। ये चलता है पहला काम। डेफिनेशन थी आइडेंटिफिकेशन ऑफ फाइनेंशियल इवेंट एंड ट्रांजेक्शंस। उसके बाद हम क्या करते थे फिर? फाइनेंशियल इवेंट ट्रांजेक्शन ढूंढ ली, फिर हम क्या करते थे? उसको पैसे में मेजर करते थे। रिकॉर्ड तो बाद में करते ना, पहले पता लगाते ना, 20,000 की, 5,000 की, 2 लाख की, 4 लाख की, 6। नंबर दो क्या बनता है? क्या? मेजरिंग। क्या है? मेजरिंग। मेजरिंग किस रूप में मेजर करते हैं उसको बताइए? मेजरिंग द आइडेंटिफाइड ट्रांजेक्शंस, या फिर क्या, इवेंट्स, इन टर्म्स ऑफ मनी। पैसे में उसको मेजर कर देते हैं। यूएस में होंगे तो डॉलर में करेंगे, यूरोप में होंगे तो क्या करेंगे आप? यूरो में करेंगे, ब्रिटेन में होंगे तो क्या करेंगे? पाउंड में करेंगे। तो यूरोपियन यूनियन का मेंबर्स हट गया था वो तो वहां यूरो चल जाता है, यूरो, लेकिन पाउंड को वो प्रीफर करते हैं। ठीक है जी। उसके बाद हम क्या करते हैं? तीसरा पार्ट सिर्फ अकाउंटिंग की प्रोसेस है, क्या करते हैं? रिकॉर्डिंग। बच्चे, आपने मुझसे बोला था ना कि वो सिलेबस में नहीं है। ये सिलेबस में है, लेकिन अब ये सब क्या है? प्रोसेस ही तो है। तो क्या किया हमने? अगला पार्ट रिकॉर्ड कर दिया। नंबर 4 पे क्या किया हम लोगों ने? क्लासिफिकेशन। क्या करते हैं? क्लासिफिकेशन करते हैं। यही है अकाउंटिंग की कैरेक्टरिस्टिक्स। अकाउंटिंग का नेचर ही यही है। फाइनेंशियल इवेंट ट्रांजेक्शन को ढूंढेगा, उनको मनी में मेजर करेगा, उनकी रिकॉर्डिंग करेगा, और उनका क्या करेगा? क्लासिफिकेशन करेगा। नंबर 5 चले आते हैं। क्या करते हैं क्लासिफिकेशन के बाद, बताइए? क्या करते हैं? नहीं बेटा, पहले समराइज करते हैं। हम क्या करते हैं? अगला पार्ट समराइजिंग। क्या करते हैं? अगला पार्ट समराइजिंग करते हैं। मैं इसको तेजी से लेके चल रहा हूँ क्योंकि हमने कई बार डिस्कस कर लिया इस पार्ट को। समराइजेशन करते हैं। समराइजेशन के बाद क्या करते हैं भाई हम? फिर करते हैं हम लोग क्या? एनालिसिस एंड इंटरप्रिटेशन। एनालिसिस एंड इंटरप्रिटेशन करते हैं, ठीक है। 7वां नंबर, उसके बाद क्या करते हैं हम लोग? कम्युनिकेट करते हैं। तो अगला लास्ट पॉइंट क्या बनेगा? कम्युनिकेटिंग। दिस इज, ये आपकी कैरेक्टर्स, यानी कि डेफिनेशन को, अकाउंटिंग प्रोसेस को आपने क्या कर दिया? कैरेक्टरिस्टिक्स बना दिया। कितना सिंपल है। अगर कोई बोले आपसे अकाउंटिंग की कैरेक्टरिस्टिक्स क्या है, प्रोसेस को याद करना, एंड यू विल गेट ईच एंड एवरी स्टेप। इसका डिस्कशन की जरूरत नहीं है। आपने कुछ भी नहीं करा, दैट इज व्हाई इट इज गोइंग टू बी हैवी फॉर यू। लेकिन आफ्टर द क्लास आई विल टॉक टू यू। ठीक है। चलिए, क्या पढ़ा हम लोगों ने अभी? कैरेक्टरिस्टिक्स। चलिए देखते हैं आप। ऑब्जेक्टिव्स। ऑब्जेक्टिव्स, अच्छा ये बताइए, पढ़ाई का ऑब्जेक्टिव क्या है आपका? यू आर इन 11th, यू विल गो इन 12th, यू विल कंप्लीट योर ग्रेजुएशन, मास्टर्स करेंगे, कोई और आगे बढ़ेगा, क्या पर्पस है? क्या पर्पस है? अच्छा घर और अच्छा वर्क। हाँ, ये कह रहा, हाँ। सक्सेस। अरे भाई देखिए, या तो आप क्या कर सकते हैं, आप बताओ क्या करोगे पढ़ाई से? क्या मिलेगा आपको? इससे वाला बच्चा।
एग्जाम देखिए, सबसे इम्पोर्टेंट तो ये होगा कि आपका 11th 12th में अच्छे ग्रेड्स आएंगे, आपके फ्यूचर में अंडर ग्रेज पर रास्ता खुलेगा, फिर पीजी का खुलेगा आपका। नॉलेज से पेट नहीं भरता ना। हाँ, नॉलेज के बाद आपको पैसा कमाने का तरीका समझ में आएगा, और सबसे बड़ी बात, उस पैसे को संभालने का तरीका आप जानते हैं, आज की डेट में जितने भी बिजनेस हाउसेज हैं, सबने अपने किड्स को, जो बच्चे उनके हैं, सबको स्टैनफोर्ड, हार्वर्ड या वॉटन, इन सब जगह से पढ़ाई करवाई है, क्योंकि वो उनको इंटरनेशनल लेवल की एजुकेशन प्रोवाइड करते हैं, क्योंकि उनके जो क्लाइंट होंगे फ्यूचर में वो सब इंटरनेशनल लोग तो होंगे। सुनिए, इतना बड़ा इम्पैक्ट पड़ता है कि किसी बिजनेसमैन का बच्चा वो है, मतलब वो हार्वर्ड से पढ़ा हुआ है या ऑक्सफोर्ड से पढ़ा हुआ है या फिर मतलब स्टैनफोर्ड से पढ़ा हुआ है, क्योंकि जब उसके इंटरनेशनल क्लाइंट आते हैं, दे गिव रिकॉग्निशन टू दैट एजुकेशन। हमारे देश में तो अगर किसी ने अच्छी पढ़ाई करके, तो लोग कहते हैं ठीक है यार, हजारों पढ़ते हैं, लाखों पढ़ते हैं। लेकिन यूरोप में, अमेरिका में एजुकेशन, हायर एजुकेशन इज वेरी कॉस्टली, और रेपुटेड जगह जाना तो और ज्यादा कॉस्टली है। अगर वैसी जगह से कोई पढ़ाई करके आता तो इट क्रिएट्स अ ग्रेट इम्पैक्ट, वैसा करके। तो जरा देखिए, काउंटिंग का ऑब्जेक्ट क्या बनेगा, उसका पर्पस क्या बनेगा। मोटा मोटा क्या बोले हम, कि भाई अकाउंटिंग के रिकॉर्ड बना लेंगे हम लोग, ठीक है। रिकॉर्ड बनाने के बाद क्या कर लेंगे हम लोग, अपने प्रॉफिट एंड लॉस को पता लगा लेंगे, अपनी फाइनेंशियल पोजीशन को पता लगा लेंगे, कर लेंगे। यही तो होगा, यही ऑब्जेक्टिव है। पहला ऑब्जेक्टिव क्या है, देखिए जरा। फर्स्ट ऑब्जेक्टिव इज व्हाट, मेंटेनिंग, मेंटेनिंग सिस्टमेटिक, मेंटेनिंग सिस्टमेटिक रिकॉर्ड्स, सिस्टमेटिक रिकॉर्ड को मेंटेन करना। आप अकाउंटिंग कर किस लिए रहे हैं, ताकि आपके अकाउंट जो क्या बने वो सिस्टमेटिक बने। इन्हें नोट करते, हेडिंग नोट करते चलिएगा, दिस विल हेल्प यू। नंबर दो, जब आपने क्या कर दिया, सिस्टमेटिक रिकॉर्ड बना लिए, उसके बाद आप क्या करते हैं, डिटरमाइनिंग, डिटरमाइनिंग क्या, प्रॉफिट और लॉस, प्रॉफिट और लॉस पता लगाते हैं, ठीक है जी। और आप जानते हैं प्रॉफिट और लॉस कैसे पता लगाते हैं, या, हाँ बोलो, हाँ कैसे पता लगाते हैं, या तो आप क्या बनाते हैं, आप बनाते हैं इनकम स्टेटमेंट, आप तो क्या बनाते हैं, इनकम स्टेटमेंट, या क्या बनाते हैं आप, ट्रेडिंग और प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट बनाते हैं, ऐसा नहीं बेटा, वो उसके नीचे वाला पार्ट बनेगा ना, फाइनेंशियल पोजीशन के लिए। हाँ, पहला सिस्टमेटिक रिकॉर्ड बन जाएगा, दूसरा प्रॉफिट एंड लॉस पता लगाएंगे, और तीसरा क्या काम करेंगे आप, डिटरमाइनिंग, डिटरमाइनिंग फाइनेंशियल पोजीशन, डिटरमाइनिंग फाइनेंशियल पोजीशन, ये आप काम करेंगे कैसे, इसके थ्रू पता लगाते हैं ये, बैलेंस शीट के थ्रू, डिटरमाइनिंग फाइनेंशियल पोजीशन। अकाउंटिंग इन्फॉर्मेशन में पढ़ा था इन सब के बारे में। अकाउंटिंग इन्फॉर्मेशन होती क्या है, दैट इज अ सिस्टमेटिक थिंग। इनकम स्टेटमेंट के बाद है TRADING, ट्रेडिंग, ठीक है। और मैं पूरा लिख देता हूँ, ट्रेडिंग एंड प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, अकाउंट का शॉर्ट फॉर्म है A/C, ऐसा करके। प्रॉफिट का पता लगता है इन चीजों से, अगर आप कंपनी अकाउंट की कर रहे हैं तो इनकम स्टेटमेंट बनाएंगे, और अगर आप सोल प्रोप्राइटर पार्टनरशिप बनाएंगे तो आप ट्रेडिंग एंड प्रॉफिट लॉस से अपना प्रॉफिट का पता लगाते हैं। फिर आपके पास आ जाती है क्या, फाइनेंशियल पोजीशन, जो कि क्या कहलाती है, बैलेंस शीट कहलाती है, ठीक है। पढ़ेंगे धीरे धीरे, थोड़ा सा डिटेल पढ़ेंगे, बेसिक अकाउंटिंग टर्म्स में और ज्यादा डिटेल में पढ़ेंगे इन सबके बारे में, अभी तो हम हल्का फुल्का डिस्कस कर रहे हैं। नंबर 4, अच्छा मुझे बताइए, आपने पढ़े यूजर्स ऑफ अकाउंटिंग इन्फॉर्मेशन। जो यूजर्स ऑफ अकाउंटिंग इन्फॉर्मेशन है, वो क्या देख के पता लगाते हैं, इसको इसको देख के तो पता लगाते हैं, पैसा इन्वेस्ट करना ही नहीं करना, कर्जा देना ही नहीं देना, लोन देना ही नहीं देना, टैक्स लेना ही नहीं लेना, है ना, बिजनेस चलेगा नहीं चलेगा, डाइवर्सिफाई करना है नहीं करना, ग्रो करना है नहीं करना, इन्हीं से तो पता लगाते हैं वो। आपको एग्जांपल दिया था मैंने कि रजनीगंधा वालों ने GIP खरीद लिया, क्योंकि उनके पास उतना रिजर्व था, वैसा करके था, ठीक है। तो फोर्थ पार्ट जो होता है, वो होता है क्या, फैसिलिटेटिंग, फैसिलिटेटिंग मैनेजमेंट, फैसिलिटेटिंग मतलब हेल्पिंग मैनेजमेंट, हेल्पिंग मैनेजमेंट फॉर व्हाट, टेकिंग डिसीजन, टेकिंग डिसीजन फॉर द बेटरमेंट ऑफ बिजनेस, वो फैसला लेते हैं। फैसिलिटेटिंग मैनेजमेंट अकाउंटिंग का एक ऑब्जेक्टिव है। अगर आपके पास आपके प्रॉफिट और लॉस की रियल सिचुएशन निकलेगी, तभी तो आप फैसला लेंगे कि भाई चलो इसको बंद करते, इसको, अच्छा सोचिए,
आपकी ऑर्गेनाइजेशन में 4 सेल्स मैनेजर हैं, एक सेल्स मैनेजर तो करोड़ों के सेल्स करता है, और बाकी दो क्या करते हैं, एक एक दो दो पांच पांच लाख करते हैं। तो आप इंसेंटिव सबसे ज्यादा किसको दोगे भाई? एक जो सेल्समैन है, वो क्या है, 6.5 फुट का है, और खली जितना लगता है, वेल बिल्ड, बहुत चार्मिंग बंदा है। उसकी शक्ल और उसकी पोशाक और उसके कपड़ों और उसकी बॉडी के बिल्ड के हिसाब से आप उसे क्या दोगे सैलरी? सैलरी तो उसको दोगे जो बिजनेस ला रहा है आपके लिए। तो वो यहाँ से पता चलती है, प्रॉफिट लॉस से तो पता चलेगा कि किसने कितना कंट्रीब्यूट किया। ऐसे ही चलता है भाई। अच्छा देखो, आपको लगता है ना कि कॉर्पोरेट वर्ल्ड में इतनी करोड़ों रुपए के पैकेजेस क्यों जाते हैं? जरा एक बात समझना। मेरा एक स्टूडेंट है, ह्यूमन रिसोर्स अकाउंटिंग वो करता है, और मतलब वो कंपनीज को एडवाइस करता है, कंसल्ट करता है कि किसी एम्प्लॉय की सैलरी कितनी डिटरमाइन करनी चाहिए। उसने कहा सर एक छोटी सी चीज समझना, अगर हम कोई प्रॉपर्टी किराए पे लेते हैं, जैसे मान लो कोई प्रॉपर्टी किराए पे लेते हैं, मान लो हमने कोई शोरूम किराए पे ले लिया, कुछ भी ले लिया, हम मान के चलते हैं कि अगर उसका किराया 20,000 रुपया है, ठीक है, एक महीने में उसका 10 टाइम तो हमें क्या करना है, उसका पैसा निकालना है। 20,000 का 10 गुना कितना हो गया? 2 लाख। अगर 20,000 का 10 गुना 2 लाख हम निकाल पा रहे हैं, तो हम उस जगह पे किराए पे रहेंगे, वरना छोड़ के निकल जाएंगे। पहली चीज तो ये हो गई। और एक एम्प्लॉय को, अगर हम एक एम्प्लॉय को 50,000 रुपया सैलरी दे रहे हैं, ठीक है, उसका भी 10 to 15 टाइम मल्टीप्लाई कर लीजिए, अगर वो इतना कमा के दे रहा है, देन उसकी सैलरी जस्टिफाइड है। अदरवाइज हमें उसकी सैलरी रिवाइज करनी पड़ेगी। ये ये उस जिस कंपनी के पास जाता था, उन कंपनी के क्राइटेरिया थे। आपको लगता है कि किसी को 1 लाख सैलरी मिल रही है, 10 लाख सैलरी मिल रही है, 1 करोड़ सैलरी मिल रही है, तो भाई जब वो 1 करोड़ सैलरी मिल रही है, तो उसका 15 या 20 गुना तो वो कमा के देता है बंदा। अदरवाइज नहीं देते आप। अब ऐसे थोड़े दोगे, तो 1 लाख कमा मैं तो 50 लाख दे दूंगा, वो तो पार्टनर बन गया आपका, एम्प्लॉय थोड़ी कहलाएगा वो आपका। तो ये सब कहाँ से पता चलता है आपको? ये सब आपको पता चलता है प्रॉफिट एंड लॉस वाली सिचुएशन से, जो कि आपको स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस, जैसे इनकम स्टेटमेंट बोला या ट्रेडिंग एंड प्रॉफिट एंड लॉस बोला हमने, ऐसा करें। थोड़ा आगे चलते हैं हम। अच्छा, नंबर पांचवा पार्ट क्या है इसका? प्रोवाइडिंग प्रोवाइडिंग यूजफुल इंफॉर्मेशन टू द यूजर्स। जो अकाउंटिंग के यूजर्स है इंफॉर्मेशन को, उनको यूजफुल इंफॉर्मेशन ये क्या करता है, प्रोवाइड करता है। ये भी ऑब्जेक्टिव है। ये भी क्या है? हाँ, ये तो अकाउंटिंग इन्फॉर्मेशन है ना, दोनों, जिसको हमने दो हिस्सों में डाल दिया। वरना हम बोल सकते थे कि प्रोवाइड अकाउंटिंग इन्फॉर्मेशन, ऐसे भी बोल सकते थे। हमने ज्यादा स्पेसिफिक कर दिया। और आगे चलते हैं। नंबर 6, ये बड़ा इंटरेस्टिंग पॉइंट है। क्या? प्रोटेक्टिंग बिजनेस एसेट्स। एक बड़ा मजेदार एग्जांपल आपको बता रहा हूँ, मैंने न्यूज़पेपर में पढ़ा था। एक पुलिस ऑफिसर था, उसने एक पुलिस ऑफिसर था, उसने ये इंफॉर्मेशन, कोई प्रॉपर्टी किसी जगह पे है, प्रॉपर्टी का मालिक यूएस रहता है, प्रॉपर्टी का मालिक यूएस रहता है, वो रोज रोज तो आ नहीं सकता, 1 लाख 1.5 लाख तो टिकट ही लगता है, फिर आएगा देखेगा थोड़ी देर रहेगा चला जाएगा। तो वो बंदा जो था ना, गाजियाबाद का एसएसपी था। देन ही रिटायर्ड, रिटायर होने के बाद पुलिस ऑफिसर अपना मेमोयर लिखते हैं ना, तो मैंने उसका एक आर्टिकल एक न्यूज़पेपर में पढ़ा कि लोग इतने इनोवेटिव तरीके से क्राइम करते हैं। अब आप देखना जरा, और ये पॉइंट आपको अभी समझ में आएगा। एक बंदे ने देखा कि एक जो कोठी है, मतलब एक मतलब मैं बोलूँ एक घर है, बंगलो है, जैसा भी है, गाजियाबाद की किसी पॉश एरिया में, काफी दिनों से बंद है। उसका जो ओनर, उसने पता लगा इसका ओनर कौन है, इसका ओनर जो है वो यूएस रहता है। पड़ोस पड़ोस के लोगों को भी कोई फर्क नहीं पड़ता, सर्वेंट वगैरह जो होते हैं वो एक हफ्ते में एक दिन आके सफाई करके चले जाते हैं। अब उस बंदे को ना वो कोठी को उसने हड़पना था। उसने क्या किया कि कोर्ट में चला गया वो, गाजियाबाद के डिस्ट्रिक्ट कोर्ट में, ठीक है जी, और एक दूसरी पार्टी के अगेंस्ट उसने क्या कर दिया, एक मुकदमा डाल दिया कि ये मेरी प्रॉपर्टी को हड़पना चाहता है। किसको हड़पना चाहता है? मेरी प्रॉपर्टी को हड़पना चाहता है। दूसरी पार्टी कौन थे? उसके ही दोस्त थे। कोर्ट ने समन इशू किया, कोर्ट ने समन इशू किया, नाम उसने अपना लिखवाया, एड्रेस उसने इसका लिखवाया, ठीक है जी, और कोर्ट में समन चला गया कि भाई एक्स, जैसे मान लो ये मिस्टर मोहन है, उस सोहन है। उसने बोला भाई सोहन, तुम मोहन की प्रॉपर्टी क्यों हड़पना करना चाहते हो? उसने कहा जी मेरी प्रॉपर्टी है।
मुकदमा 1 2 3 4 प्रॉपर्टी के सिविल केस हैं, 6 महीने चला केस, साल भर चला केस। साल भर के बाद जो सोन था, उसने कहा जज साहब मेरे से गलती हो गई, ये प्रॉपर्टी मेरी नहीं है, ये मोहन की ही है, मैं अपना केस वापस लेता हूँ। तो जज ने क्या करा, ये तो गलत बात है, ये है वो है, पेनल्टी ठोकी इसके ऊपर कुछ 10 20 हजार की, और फैसला किसके फेवर में डाल दिया, सो मोहन के फेवर में डाल दिया कि भाई यू आर द लेजिटिमेट ओनर ऑफ दिस प्रॉपर्टी, विदाउट वेरीफाइंग डॉक्यूमेंट। अब उसके पास क्या आ गया, कोर्ट का ऑर्डर आ गया, ताला तोड़ा, घर के अंदर घुस गया। पुलिस वाले आए, कोर्ट का ऑर्डर दिखा दे। एमसीडी म्यूनिसिपल कॉर्पोरेशन वाला है, कोर्ट का ऑर्डर दिखा दे। वो मालिक आया बेचारा, उसको भी कोर्ट का ऑर्डर दिखा रहा है। क्या करेगा आदमी, बताइए, बताओ। नहीं, मैंने बोला ना कि क्राइम करने के कितने शानदार तरीके लोगों ने निकाल रखे हैं। वो पुलिस ऑफिसर का मेमोर था ये। क्या करेगा बेचारा बंदा। अब देखिए उपाय क्या होता है। आपने जब ये प्रॉपर्टी खरीदी होगी, सपोज आपका बिजनेस चल रहा है, आपकी तो देखो, एक आम आदमी के तो 1 2 3 4 घर होते होंगे। बिजनेस के तो मल्टीपल एरिया पे क्या होती हैं, एसेट्स होती हैं, कहीं वेयर हाउस होता है, कहीं गोडाउन होता है, कहीं पर शोरूम होता है, कहीं कुछ होता है। क्या करते हैं, जब आप अपनी प्रॉपर्टी को खरीदते हैं, उस साल अपने बुक्स ऑफ अकाउंट्स में क्या करते हैं, उसकी एंट्री कर लेते हो। करोगे ना एंट्री तो उसकी बुक्स ऑफ अकाउंट्स में, और उसकी बुक्स में अकाउंट में एंट्री करोगे क्या, बिल वाउचर रजिस्ट्री वजिस्ट्री सारे डॉक्यूमेंट्री एविडेंस के साथ लगाओगे। और उस साल से लेकर आने वाले साल तक आपकी बैलेंस शीट में वो एसेट्स क्या दिखेगी, आपकी प्रॉपर्टी के रूप में दिखेगी ना। ऐसा कोई डिस्प्यूट अगर अराइज होगा तो आप कोर्ट जाएंगे, और कोर्ट के सामने क्या रखेंगे, पिछले 10 साल 15 साल के क्या दिखाएंगे, अपने बुक्स ऑफ अकाउंट्स दिखाएंगे, विच इज ऑडिटेड बाय चार्टर्ड अकाउंट, फुल प्रूफ है। और आप बताएंगे कि देखिए जज साहब, कि पिछले 15 साल से प्रॉपर्टी मेरी है, इस पर मैं प्रॉपर्टी टैक्स भरता हूँ, प्रॉपर्टी टैक्स के रिकॉर्ड ये हैं, ये मेरी खरीदने की रिकॉर्ड है, और ये मेरी बुक्स ऑफ अकाउंट से पिछले 15 साल से एग्जिस्ट कर रही है। सामने वाले से पूछा जाएगा तुम दिखाओ भाई कागज, वो ज्यादा से ज्यादा क्या दिखाएगा, प्रॉपर्टी के नकली कागज दिखाएगा ना। कैन ही शो बुक्स ऑफ अकाउंट्स वेयर प्रॉपर्टी एग्जिस्ट फ्रॉम लास्ट 10 ईयर। बताइए ऑनलाइन में, मोक्षा बताइए, 10 पर्सन हो या अंशिका, दिखा सकता है क्या ऑनलाइन में, या आनंद, क्या दिखा पाएगा सामने वाला पार्टी नो इसने सर। बदमाशी करी है, नहीं दिखा सकता ना। सो इन दैट वे क्या, अकाउंटिंग का ऑब्जेक्ट क्या हो जाता है, आपकी प्रॉपर्टी को क्या करता है, वो बिजनेस को क्या करता है, प्रोटेक्ट करके रखता है। पहला, मुझे पहले तो आपके पास प्रॉपर्टी के कागज होंगे ना, और दूसरा क्या होगा, दूसरा एविडेंस है कि दिस प्रॉपर्टी एग्जिस्ट इन योर बुक्स ऑफ अकाउंट्स फ्रॉम लास्ट 10 ईयर्स। आप पिछले 10 साल की अकाउंटिंग ला के दिख अपने जज साहब के सामने खड़ा कर देंगे। सामने वाला क्या कर सकता है, ज्यादा ज्यादा नकली कागज लाएगा ना। और क्या वो 10 साल के आपके अकाउंट नकली बना के ला सकता है, नहीं पॉसिबल है। तो किसके फेवर में जाना है बेटर, अब एविडेंसेस कौन दे रहा है ज्यादा अच्छी, यू गाइस आर गिविंग एविडेंसेस। तो इस तरह से क्या करता है, बिजनेस की प्रॉपर्टी को क्या करता है, बिजनेस के एसेट्स को क्या करता है, प्रोटेक्ट करता है। गॉट इट। आप देख सकते हैं उसका एक्सप्लेनेशन बुक में, मैंने आपको जिस बता दिया। चलिए, अब जरा देखिए फंक्शंस ऑफ अकाउंटिंग, बिल्कुल रिपीटिंग फंक्शंस हैं, क्या बोले इसने यहाँ पर। अब एक और टॉपिक लेके चलते हैं, क्या बोला, फंक्शंस ऑफ अकाउंटिंग। बुक में देर का इसलिए पढ़ रहे हैं, अदरवाइज ये क्या हो रहा है, रिपीट ही हो रहा है। पहला फंक्शन क्या हो गया, नंबर 1, सबसे पहला फंक्शन, जो फंक्शन बोल रहा है वही है, मेंटेनिंग, वही हो गया दोबारा जो हम पढ़ रहे हैं, मेंटेनिंग सिस्टमेटिक फंक्शंस, मेंटेनिंग सिस्टमेटिक अकाउंटिंग रिकॉर्ड्स, रिपीट हो रहा है। नंबर 2, मैं क्यों करा रहा हूँ, क्योंकि आपके स्कूल में ये करवाए जाएंगे, और नहीं करवाए जाएंगे तो टीचर बोलेंगे बेटा इन्हें पढ़ लेना, इनमें से क्वेश्चन आ सकता है, दे विल मूव इन दैट वे, तभी सिलेबस आगे भागता है। एक, दूसरा क्या है, दूसरा फंक्शंस है, मतलब क्या क्या काम अकाउंटिंग के अंदर होते हैं। सिस्टमेटिक अकाउंट मेंटेन होता है, ठीक है। दूसरा क्या होगा, वही चीजें हैं क्या, प्रॉफिट एंड लॉस और फाइनेंशियल पोजीशन बनेगी, इसको कंबाइन करके लिख दिया क्या, प्रिपरेशन ऑफ प्रिपरेशन ऑफ फाइनेंशियल प्रिपरेशन ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स, प्रिपरेशन ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स और फाइनल अकाउंट्स, ये बनाया जाता है। जो कि क्या होते हैं, इनकम स्टेटमेंट, और क्या होती है, बैलेंस शीट होती है। वही तो कर रहे हैं, काम तो यही हो रहा है ना हमारा। हम सिस्टमेटिक रिकॉर्ड बना रहे हैं, और हम क्या कर रहे हैं, फाइनेंशियल अकाउंट्स बना रहे हैं, जिसमें क्या आता है, इनकम स्टेटमेंट, और क्या आता है, बैलेंस शीट आती है। वैसा का वैसा हो गया। नेक्स्ट, नंबर 3,
मीटिंग लीगल रिक्वायरमेंट्स, मीटिंग लीगल रिक्वायरमेंट्स। देखिए बेटा, अगर आपकी कंपनी अकाउंट्स की अकाउंटिंग कर रहे हैं, कंपनीज एक्ट 2013 में जो जो प्रोविजंस हैं वो अकाउंटिंग के अंदर बनते हैं। इनकम टैक्स के सारे प्रोविजन आप फॉलो करते हैं। तो आप जो भी लीगल प्रोविजंस हैं कंपनीज एक्ट का, या मैं बोलूँ तो इनकम टैक्स एक्ट का, सब कुछ अकाउंटिंग के अंदर पूरा करते हैं। नहीं पूरा करेंगे तो कंपनीज एक्ट से पेनलाइज होंगे, या इनकम टैक्स वाले आपको क्या करेंगे, पेनल्टी मारेंगे फिर। तो लीगल रिक्वायरमेंट्स रिलेटिंग टू योर बिजनेस एक्टिविटीज आप इसके अंदर पूरा करते हैं। नहीं 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 बेटा, समझ, जब आप बैंक से लोन लेते हैं ना, तो बैंक अपनी लीगल रिक्वायरमेंट, अच्छा सुनो, जब हम बैंक से लोन लेने जाते हैं, सोचना, कॉमन सेंस से सोचना, क्या बैंक हमारी टर्म्स एंड कंडीशन पे लोन देगा या अपनी टर्म्स एंड कंडीशंस पे लोन देगा? अपनी सर। रुक जा, एक मेरे मुझे पूरा करने दो। बैंक अपनी टर्म्स एंड कंडीशन में पूरा देगा। उससे पहले बैंक आपका क्या कराएगा, क्रेडिट वर्दीनेस चेक कराएगा, आपका सिविल स्कोर चेक करेगा। आप देखेगा कि आप की सैलरी कितनी है, आपकी मंथली इनकम कितनी आती है, आप लोन देने वापस करने की पोजीशन में है नहीं, वो चेक कराएगा। या आप चेक करके दोगे? बैंक बैंक चेक कराएगा, ठीक है। उसके बैंक पैसा लेता है, प्रोसेसिंग फीस उसी की तो लेता है। फिर बैंक अपनी टर्म्स एंड कंडीशंस के डॉक्यूमेंट पे आपसे साइन करवाएगा, करवाएगा। तो बेटा वो लीगल रिक्वायरमेंट तो बैंक पूरी कर रहा है ना, हम थोड़ी कर रहे हैं। हम किसी को लोन देंगे तो हम लीगल रिक्वायरमेंट करेंगे, हम लीगल डॉक्यूमेंट बनाएंगे, हम सामने वाले साइन कराएंगे, हम अपनी टर्म्स एंड कंडीशन पे साइन कराएंगे, ठीक है। तो वो टर्म्स एंड कंडीशंस वो सारी की सारी यहाँ चलती हैं। देखिए, अगर हम किसी को 50 करोड़ का लोन दे रहे हैं, तो हम उससे डॉक्यूमेंटेड भी साइन कराएंगे, उससे मॉर्गेज भी रखवाएंगे, और बहुत सारी जो लीगल फॉर्मेलिटी वो सब कराएंगे। गॉट इट? अच्छा, थोड़ा आगे चलते हैं। नंबर 4 पे क्या बोले, वही वाला, कम्युनिकेटिंग 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 अकाउंटिंग, कम्युनिकेटिंग अकाउंटिंग इंफॉर्मेशन। अकाउंटिंग इंफॉर्मेशन को क्या करते हैं, कम्युनिकेट करते हैं, ठीक है। कम्युनिकेटिंग अकाउंटिंग की जगह मैं बोल दूं क्या, फाइनेंशियल फाइनेंशियल इंफॉर्मेशन। फाइनेंशियल इंफॉर्मेशन क्वांटिटेटिव टर्म्स में होती है, कितना प्रॉफिट, कितना लॉस, कितनी एसेट्स, कितनी लायबिलिटी, कितना लोन, कितना आएगा, कितना जाएगा, सारा का सारा हिसाब करके आप देते हैं। वी आर वाइंडिंग अप दिस चैप्टर, दैट इज वाई वी आर एट द लास्ट स्टेज। तो थोड़ा सा एब्स्ट्रैक्ट लगेगा आपको भी और आपको भी, बट आई टेल यू द सॉल्यूशन ऑफ दिस आल्सो। हो गया यहाँ पर पूरा। नेक्स्ट चलते हैं। नेक्स्ट बोल रहे हैं यहाँ पर क्या, नंबर 5, सारी की सारी चीजों से क्या होता है, असिस्टेंस टू मैनेजमेंट। मैनेजमेंट को क्या होती है, इससे हेल्प मिलती है। बिजनेस को बंद रखना है, चलाना है, लोन लेना है, नहीं लेना है, डाइवर्सिफाई करना है, क्लोज करना है, कोई नया आइटम इंट्रोड्यूस करना है, ये सब मैनेजमेंट को हेल्प मिलती है। भाई अगर प्रॉफिट अच्छा खासा होगा तो ही तो नया आइटम निकालोगे आप, अदरवाइज कैसे निकालोगे? आपने देखा होगा कि बहुत रिसेंट डेवलपमेंट है ये, टाटा के क्रोमा स्टोर, देखिए किसी ने क्रोमा स्टोर्स, मॉल्स में जाते होंगे। और एक और है विजय सेल्स, नाम से कैसे लगता है ना, गली मोहल्ले की दुकान होगी, लेकिन नहीं है। क्यों, सेक्टर 18 में देखिए कितना बड़ा शोरूम है उसका, और ऐसा लगता है जैसे फ्री में सामान बिक रहा है। दे गिव्स वंडरफुल डील्स। विजय सेल्स की शुरुआत बहुत छोटा यहाँ लाजपत नगर की से शुरू हुई थी, और करते करते जब आप कभी विजय सेल्स का वेबसाइट खोल के देखेंगे, तो अगर 50-60 के करीब उनके आउटलेट होंगे, और हर जगह भयंकर बिजनेस होता है। ऐसा कैसे हो गया? आपने एक स्टोर खोला, मार्जिन कमाया, दूसरा खोला, तीसरा खोला, चौथा खोला, एंड दैट इज नोन एज बिजनेस एक्यूमेन। अब आगे बढ़ते हैं क्योंकि आपके पास सॉलिड प्रॉफिट्स होते हैं। वी मूव इन दैट वे। चलिए, ये हमने सीखे ये सारी की सारी चीजें। वो पार्ट एडवांटेज और डिसएडवांटेज का एक क्वेश्चन जरूर आता है, चाहे वो 1 नंबर का है चाहे 3 नंबर का है, ठीक है। उसको देखते हैं। फिर एडवांटेज डिसएडवांटेज के बाद हमारा टॉपिक ऑलमोस्ट क्या हो जाएगा, वाइंड अप होता है। इसे मैं मिटा दूं, आई होप सबने लिखा होगा इसको, लिख रहे हैं ना? ऑनलाइन में लिखा किसी ने, या सिर्फ यस सुन रहे सर। हैं कहानी? यस सर। यस सर, लिख लिया। हाँ बेटा, नोट करते चलना है इसको, ठीक है। चलिए यहाँ देखते हैं। कुछ जगह पे क्या होता है, जैसे कुछ स्कूल्स में टीचर बोलते हैं कि जो हमने बोला वैसा लिखिए, ये बुक की लैंग्वेज पूरी की पूरी उतार दीजिए। लेकिन आई टेल यू विद माय एक्सपीरियंस, बोर्ड एग्जाम में, चाहे वो अकाउंटेंसी है चाहे बिजनेस स्टडीज है,
मार्किंग स्कीम जो आती है ना बेटा, उसमें क्या लिखा रहता है, हेडिंग्स होती हैं। अगर आपकी हेडिंग ठीक है, आपने हेडिंग से रिलेटेड 3 से 4 लाइन या 2 से 3 लाइन लिख डाली उस जैसी, यू विल गेट फुल मार्क्स। इट इज नॉट नेसेसरी इन अकाउंटेंसी एंड बिजनेस स्टडी कि आपको ये कंटेंट जो है बिल्कुल उठा के लिखना है। योर टीचर विल प्रेशराइज यू, भाई बुक की लैंग्वेज लिखिए, बुक की लैंग्वेज लिखिए, नंबर काटेंगे। स्कूल में सुन लेना उनकी, लेकिन बोर्ड में ऐसा कुछ नहीं होता। हेडिंग मस्ट मैच द मार्किंग स्कीम, एक्सप्लेनेशन कैन बी ऑफ योर्स, उसमें कोई ऐसा कंपल्शन नहीं है। ठीक है, इसीलिए मैं हेडिंग्स पे ज्यादा एम्फोसाइज कर रहा हूँ। चलिए, अब एडवांटेज मतलब क्या क्या फायदे होते हैं अकाउंटिंग के, एडवांटेजेस देखिए जरा ध्यान से देखते हैं, एक एक करके लेके चल रहे हैं। ठीक है, सबसे पहले बोला हम लोगों ने क्या, फाइनेंशियल इंफॉर्मेशन अबाउट द बिजनेस। मिलती है नहीं मिलती बताइए? अगर आप बुक्स ऑफ अकाउंट्स बनाएंगे तो आपको अपने बिजनेस की फाइनेंशियल इंफॉर्मेशन मिलेगी। मिलेगी, इट्स अ नॉर्मल थिंग। अकाउंटिंग से तो पता चल रहा है आपको प्रॉफिट हो रहा है, लॉस हो रहा है, या आपकी फाइनेंशियल पोजीशन कितनी अच्छी है नहीं है। दिस इज द फर्स्ट थिंग। ठीक है, कुछ स्कूल में शुरू हुआ तुम्हारे अभी? नाइस। तो कब, जुलाई में शुरू होंगे तुम्हारे स्कूल? हाँ, अच्छा, दैट्स गुड। नंबर 2, असिस्टेंस, असिस्टेंस टू मैनेजमेंट। अभी आपने देखा हर जगह पे वही है, मैनेजमेंट को हेल्प मिलती है डिसीजन लेने में, प्रोडक्टिव अनप्रोडक्टिव में डिफरेंशिएट करने के लिए, प्रॉफिटेबल नॉन प्रॉफिटेबल डिफरेंशिएट करने के लिए, ग्रो एक्सपेंड करने के लिए, या किसी यूनिट को बंद करने के लिए, ऐसा करके। ठीक है, अच्छा सुनो, प्राइवेट सेक्टर में तो पता है क्या होता है, आपके प्रॉफिट के हिसाब से डिसाइड होता है कि आपका बिजनेस चलाना है बंद होना है। सरकारी में कैसे होता होगा, कोई बताएगा? नहीं। लेकिन ये नाम सुना है, हिंदुस्तान मशीन टूल्स का, सुना? HMT, घड़ियां आती थी पहले। जो टाइटन का प्लेस है आज मार्केट में, इंडियन ब्रांड में, HMT टाइटन का दादा परदादा हुआ करता था। इतना शानदार टाइटन की, मतलब HMT की घड़ियां बहुत जबरदस्त चलती थी। हरिद्वार में उनकी बहुत बड़ी फैक्ट्री थी। लेकिन क्या होता है, गवर्नमेंट एम्प्लॉयज कॉम्प्लेसेंट होते हैं, क्या फर्क पड़ना, सैलरी तो मिलनी है, बेचे बिके नहीं बिके नहीं बिके। तो वो क्या करते थे, उस समय पे जो HMT की घड़ियां होती थी उनके जो पार्ट्स होते थे, उसकी ब्लैक मार्केटिंग होती थी। वो क्या करते थे पता है एम्प्लॉयज, उसके किनारे से गंगा की एक नहर जा रही थी, वो क्या करते थे, प्लास्टिक में लपेट के जो पार्ट्स होते थे उनको नदी में डाल देते थे। आगे वो ब्रोकर होते ना, दलाल टाइप के लोग वो होते थे, वैसे जाला डाल के से निकाल लेते थे, पैसा पहले पहुंचा देते थे। तो जो स्पेयर पार्ट कस्टमर में लगना चाहिए था वो कहाँ, ब्रोकर के पास जाता था। ब्रोकर उनको तिगने चौगने दाम पे बेचते थे। तो घड़ियां बेचने में कोई अफर्ट नहीं करा। फिर क्वार्ट से डिजिटल घड़ियां आई, उसमें अपने आप को चेंज नहीं करा, और HMT का डब्बा गुल हो गया। सोचिए आप, कोई ऑर्गेनाइजेशन जो प्रॉफिटेबल है, लेकिन अगर एम्प्लॉयज नहीं काम करते हैं तो वो तो डूबी जाएगी। अच्छा, मैनेजर्स को, CEO वगैरह को पता भी चला, तो उससे क्या फर्क पड़ रहा है, कह रहा 3 साल बाद मैं रिटायर हो जाऊंगा, मैं तो पेंशन खाऊंगा, यू डोंट बॉदर। डू यू थिंक इट हैपेंस इन अ प्राइवेट ऑर्गेनाइजेशन एज वेल? तुम्हें लग रहा है तुम्हारे कर्मचारी धोखाधड़ी कर रहे हैं, तुम आंखें बंद करके निकल जाओगे, मैं तो, मेरे तो बच्चे संभालेंगे बिजनेस, मुझे क्या फर्क पड़ रहा है? नहीं होता ना ऐसा। दैट माइंडसेट इज डिफरेंट। तो जो हम बोल रहे हैं ना असिस्टेंट टू मैनेजमेंट, ये जनरली सरकारी के पॉइंट ऑफ व्यू से नहीं बोल पा रहा मैं, क्योंकि गवर्नमेंट एम्प्लॉयज नहीं फर्क पड़ता उनको, क्या फर्क की चीजें कैसे चलनी है। प्राइवेट में डेफिनेटली दे आर वेल वर्स, वेरी एक्टिव, एंड दे टेक केयर ऑफ सच थिंग्स। तीसरा पॉइंट में लेके चल रहा हूँ। ठीक है, मेरा क्वेश्चन है, आपका नाम क्या बेटा? कृष्ण, मुझे बताइए, कल रात को आपने क्या खाया था? चिकन खाया था। पिछले हफ्ते क्या खाया था, संडे के दिन, 1 महीना पहले? जब तुम 13 साल के थे तो मार्च, अप्रैल 21 को क्या खाया था? हाँ, अबे तुम तो हंस रहे हो सब लोग यार। अच्छा चलो ठीक है, तुम बताओ मुझे कि तुमने पिछले हफ्ते मंडे के दिन क्या पहना था? मुश्किल है ना बताना, इज इट इजी? नहीं, बहुत मुश्किल है। ठीक है, लेकिन अगर कृष की मम्मी इसके जन्म के पहले दिन से बोलती है, मॉर्निंग में मैंने इसे ये पहनाया, 4 बार नेपी बदली, 5 बार इसने ये करा, 6 बार इसने ये करा, फिर इसे खिलाया, इसने भाप किया, इसने वैसा किया, ऐसे करते करते 1 साल, 2 साल, 3 साल, 5 साल, अभी कितने साल के हो गए बेटा?
15 साल, 15 ईयर में आज ये मुठभेड़ मास्टर के पास क्लास लेने जा रहा है। समझ, 6:15 से लेकर 7:45 तक रिकॉर्ड करके रखते हैं। मैं पूछता हूँ, बड़ा हो क्रिश, जब तुम 10 साल के थे बर्थडे के दिन क्या पहना था? सर रुक जाओ, अम्मा बताओ क्या पहना था मैंने। फट 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 अम्मा ने पन्ने पलटे। बेटा तूने फ्रॉक, नहीं फ्रॉक तो नहीं पहनी होगी तूने, तो लड़का तूने जीन्स पहनी थी पहली बार, और तेरे सर पे क्या हुआ था, बर्थडे वाला है कैप लगाया था, और वो डोरेमोन की शेप का तेरे लिए केक काटा था। यू कैन इजिली रिकॉल ना, अगर कहीं मम्मी ने लिख के रखा होता। ठीक है जी। तो मुझे बताइए, हम अपने अकाउंटेंट को बोलते हैं, बता अकाउंटेंट, जनवरी 15 को क्या सेल्स हुई? बेटा ये ना अपडेट बाद में चेक कर लेना, इसीलिए मैं कहता हूँ फोन वहां रखो। तो मानते नहीं हो कहना, जनवरी 15 को क्या सेल्स हुई? खट 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 खट, क्या निकलेगा स्क्रीन पे? सेल आएगी, पता चल जाएगा। 10 साल पहले कितनी सेल्स हुई पता चल जाएगा, 20 साल पहले कितनी सेल्स पता चल जाएगा। विजिट टू अ बैंक वेयर योर ग्रैंडफादर इज हैविंग एन अकाउंट। तो हो सकता है आपके ग्रैंडफादर ने 80s में 70s में अपना बैंक अकाउंट खुलवाया होगा। अगर आपके ग्रैंडफादर 1975 की जनवरी के महीने की ट्रांजेक्शन देखना चाहे, बैंक बताएगा उनको भाई, बिकॉज इट इज रिकॉर्डेड समवेयर। तो अकाउंटिंग की सबसे बड़ी एडवांटेज क्या होती है? अकाउंटेंट को सारा डेटा अपने सिर में रिकॉर्ड करके नहीं रखना होता। इट इज वेल रिकॉर्डेड इन द बुक्स ऑफ अकाउंट्स, एज एंड व्हेन आई वांट आई कैन सी इट, आई कैन प्रोड्यूस इट टू एनीबॉडी। तो तीसरा पॉइंट क्या बन जाता है? रिप्लेसेस मेमोरी। हाँ, रिप्लेसेस मेमोरी। आपको याद रखने की जरूरत नहीं है, आपकी मेमोरी को ही रिप्लेस कर देता है। मत रखिए, आप रिकॉर्ड बना के रखिए, जब जरूरत हो तब उसको रिप्लेस करके दिखाते, रिप्लेसेस मेमोरी। इज इट ओके? नंबर नेक्स्ट। ठीक है, क्या पॉसिबल होता है? कंपैरेटिव स्टडी। क्या एडवांटेज है? कंपैरेटिव स्टडी आसान हो जाती है, नहीं होती बताइए? डिफिकल्ट और मुश्किल? इजी। कंपैरेटिव स्टडी क्या हो जाती है? आसान हो जाती है। 15 साल के रिकॉर्ड हैं, आप चाहें तो अपने 15 साल के रिकॉर्ड को कंपेयर करेंगे। अच्छा, अब आपने देखा होगा ना, कुछ बिजनेस क्या कहता है कि वी हैव ग्रू अप बाय 15% एज कम्पेयर टू प्रीवियस ईयर। कैसे कर रहे हो भाई कंपैरिजन आप? पिछले साल आपका प्रॉफिट था 1000 करोड़, इस साल आपका प्रॉफिट कितना हो गया? 1000, मतलब 11,000, मतलब आपका 1150 हो गया। बढ़ गया, 15% बढ़ चुके हो आप, 1500 बढ़ गया आपका। 1500 बढ़ा दिया आपने प्रॉफिट, इजीली कंपेयर कर सकते हैं आप। वो कंपेरेटिव स्टडी क्या होती है, इससे आराम से हो पाती है। और आगे चलते हैं जरा। नंबर 5, इनकम टैक्स का नोटिस आया आपके ऊपर कि भाई आपने टैक्स कम भरा है। आप कहते हो रुको ऑफिसर, आपने अपने प्रॉफिट लॉस निकाला, और आपके अकाउंटेंट जो चार्टर्ड अकाउंटेंट जो समरी बनाई थी वो टैक्स की रिटर्न निकाली, और पहुंच गया कमिश्नर के पास। बोला सर ये प्रॉफिट है, ये वेरीफाइड है, अब बताओ हमने टैक्स कहाँ कम भरा, हम तो पूरा भर चुके हैं। तो क्या होगा? यू हैव अ डॉक्यूमेंट्री एविडेंस। तो जो टैक्स की लायबिलिटी होती है उसे सेटल करने में अकाउंटिंग आपको क्या करती है? सबसे ज्यादा हेल्प करती है। तो क्या लिखेंगे यहाँ पर? फैसिलिटेट्स, फैसिलिटेट्स सेटलमेंट ऑफ टैक्स लायबिलिटीज। अभी आप लोगों को लग रहा हूँ ना सिर्फ थ्योरी थ्योरी है, 2 चैप्टर और थ्योरी के चलेंगे। वो मैं इसलिए डिटेल में बता रहा हूँ, उसके बाद फिर आप तरस जाओगे, सर थ्योरी कहाँ है, मैं कहूंगा उड़ गई। थ्योरी यही है 3 चैप्टर में, उसके बाद सब प्रैक्टिकल है। कहीं कोई थ्योरी नहीं दिखेगी आपको, थ्योरी हल्की सी बस छू के चली जाएगी आपको। और जो हम थ्योरी पढ़ रहे हैं, दिस इज द बेस ऑफ द होल प्रैक्टिकल ऑफ अकाउंटिंग। जब मैं आपको प्रैक्टिकल कराऊंगा तब मैं बोलूंगा देखो उस चैप्टर में वो चीज पढ़ी थी हम लोगों ने। दैट विल गिव यू स्ट्रॉन्ग रेफरेंस। आगे चलते हैं। सुनो, हम सरकार से टैक्स लेते हैं या देते हैं, बता पहले। लेती हो तुम, है ना? निर्मला सीतारमण को मैडम कब भिजवा रही हो किस्त? नहीं लेते ना। हम टैक्स लेते हैं या देते हैं, पहले बताओ दोबारा। देते हैं। तो जो चीज देते हो तो लायबिलिटी बनी ना, नहीं बनी लायबिलिटी? गलत क्या लिखा? यू आर लाइबल टू पे गवर्नमेंट टैक्स। सरकार मांगेगी नहीं आपसे, आपको इट इज योर रिस्पॉन्सिबिलिटी। फिर जब सरकार स्क्रूटनाइज करती है, फिर आप फंसते हो अगर टैक्स नहीं भरते हैं तो। इट इज माई रिस्पॉन्सिबिलिटी, माई ऑब्लिगेशन टू सबमिट टैक्स ऑन टाइम, टू डिपॉजिट टैक्स ऑन टाइम, टू फाइल टैक्स रिटर्न। अगर हम नहीं करेंगे, अब वो बोले हमें तो पता ही नहीं था जी। बस सुनो, इग्नोरेंस ऑफ लॉ हैज नो एक्सक्यूज। आप किसी देश चले जाते हैं,
और फिर उस देश के कानून नहीं मालूम है आपको, फिर आप बोलते जी मैं तो नया नया हूँ, मुझे तो इस देश के कानून नहीं मालूम, तुम्हें लगता है वहां की पुलिस छोड़ेगी तुम्हें? बिल्कुल नहीं छोड़ेगी। बड़ा सिंपल सा लॉ है कानून के अंदर, इग्नोरेंस ऑफ लॉ हैज नो एक्सक्यूज, कोई एक्सक्यूज नहीं है वो। पढ़िए ना फिर, बिफोर यू आर एंटरिंग टू एनी प्लेस, गो थ्रू लॉ ऑफ द लैंड। तो टैक्स इज ऑलवेज अ लायबिलिटी ऑन अस। ठीक है, हमने ज्यादा भर दिया तो हम वापस वसूल सकते हैं उसको, लेकिन टैक्स इज ऑलवेज योर लायबिलिटी। अच्छा, नेक्स्ट हमने बोला क्या? फैसिलिटेट्स, फैसिलिटेट्स लोन्स। जब आप लोन लेने जाएंगे तो अकाउंटिंग इंफॉर्मेशन आपको हेल्प करेगी। आपके प्रॉफिट एंड लॉस, आपकी बैलेंस शीट के बेस पे बैंक क्या करेगा, डिसाइड करेगा कि आपको क्या करना है, लोन देना है या नहीं देना है। इट विल हेल्प इन दैट वे। ठीक है। नंबर 7, एविडेंस इन कोर्ट। जब आप कोर्ट में जाएंगे तो जो आपकी बुक्स ऑफ अकाउंट्स है ना, अभी बताया था मैंने थोड़ी देर पहले आपको, इट विल एक्ट एज एन एविडेंस इन द बुक्स ऑफ अकाउंट्स। कोर्ट के अंदर यही मानता है। आप बोलेंगे, जैसे आप लोग लिख रहे हैं ना कि भाई ये हमारे रिकॉर्ड है, कोर्ट नहीं मानता उनको। इट मस्ट बी ड्यूली साइंड अटेस्टेड बाय अ चार्टर्ड अकाउंटेंट, रजिस्टर्ड चार्टर्ड अकाउंटेंट, तब उसको कोर्ट मानता है, अदरवाइज कोर्ट उसको कुछ नहीं मानता। ठीक है जी। अच्छा, नंबर 8, जीआईपी को बेचा गया 2207 करोड़ में। बताओ कैसे पता लगाया किसी ने कि जीआईपी की वैल्यू 2207 करोड़ रुपया, कैसे पता लगाया होगा भाई? जीआईपी की तो अकाउंटिंग बनी होगी, फिर उसका वैल्यूएशन होता है। और मार्केट में ऑफिशियल वैल्यू, जो जो रियल एस्टेट वैल्यूअर होते हैं ना, वो प्रॉपर्टी की कीमत लगाते हैं। मैंने दिल्ली में एक फ्लैट खरीदा, ठीक है, और एक फ्लैट खरीदा दूसरे फ्लैट को मॉर्टगेज रख के। तो बैंक ने क्या करा, पहले जो मेरा एग्जिस्टिंग फ्लैट था उसकी वैल्यू लगाई, और मैंने क्या करा, मुझे गवर्नमेंट बैंक से लोन, मुझे प्राइवेट बैंक से लोन नहीं लेना था। मैंने 3 बैंक में अप्लाई करा, एक प्राइवेट बैंक में, 2 सरकारी बैंकों में। ठीक है जी। और तीनों बैंक ने मेरी प्रॉपर्टी का अलग अलग वैल्यूएशन दिया। इसने सबसे ज्यादा वैल्यूएशन दिया, मैंने उसको लोन के लिए अप्लाई करा, उसने मुझे लोन दिया, तब मैंने दूसरी प्रॉपर्टी ले ली, ऐसा करके। और दूसरी प्रॉपर्टी का भी उन्होंने वैल्यूएशन करा कि भाई ये वाकई इस लायक है या नहीं है। हमने बोला मुझे 50 करोड़ का लोन लेना और छलेरा में एक प्लॉट खरीदना है। छलेरा में प्लॉट जो 50 करोड़ का कैसे होगा भाई? अनटिल अनलेस इज ह्यूज लाइन ऑफ प्रॉपर्टी, तब आप खरीदें, तो ऐसे थोड़ी होगा। वहां की भी तो मार्केट वैल्यू देख के आएंगे वो लोग। तो बैंक, पता है, जब आपको लोन देते हैं बहुत बड़ा बड़ा लिखवा लेते हैं, पर्पज ऑफ टेकिंग लोन। आपने बोला पर्पज ऑफ टेकिंग लोन इज परचेजिंग अ बिल्डिंग या परचेजिंग अ फ्लैट, लेकिन उसकी जगह अगर आप क्या कर रहे हो, लैंड खरीद रहे हो, वाइड हो जाएगा, सब कैंसिल हो जाएगा, सब वापस करना पड़ेगा आपको। ऐसा चलता है। सो अगला हमने बोला क्या? अब क्या हुआ देखिए, आप अपना बिजनेस बेचना चाह रहे हैं, तो आपके बुक्स ऑफ अकाउंट्स में आपकी एसेट्स की कीमत 50 करोड़ है, आपकी लायबिलिटी की कीमत 10 करोड़ है, तो आपके बिजनेस की वैल्यू कितनी हुई भाई? 60 कैसे हो गई? 50 करोड़ की एसेट्स है और 10 करोड़ की लायबिलिटी है, तो आपके बिजनेस की तो वैल्यू 40 करोड़ हुई ना। मे बी आप नेगोशिएट करेंगे कि भाई 50 दे दे, 55 दे दे, 40 दे दे, उससे कम तो जाएंगे नहीं, उससे कम तो लॉस हो जाएगा अनटिल अनलेस यू हैव फाइनेंशियल इमरजेंसी। तो अकाउंटिंग आपको हेल्प करती है किस काम में? फैसिलिटेट्स, क्या बोला हम लोगों ने? फैसिलिटेट्स, फैसिलिटेट्स सेल ऑफ बिजनेस। बिजनेस को बेचने में आपको हेल्प मिलती है। फैसिलिटेट्स, फैसिलिटेट्स सेल ऑफ बिजनेस। और आगे चलते हैं थोड़ा सा, नंबर 9। अभी जब आप अकाउंटिंग पढ़ेंगे ना, तो एक जगह पे ट्रांजेक्शन आएगी कि एक्स डिक्लेयर्ड इंसॉल्वेंट। इसका क्या मतलब हुआ भाई? बताइए कोई बता, ऑनलाइन में कोई बता सकता है मुझे? एक्स या संजीव डिक्लेयर्ड इंसॉल्वेंट, कोई बता सकता है मुझे इसका मतलब? शौर्य, विधि, अंशिका, अनंत या मोक्षा? एक्स डिक्लेयर्ड इंसॉल्वेंट, कार्तिकेय बता सकते हो? सर आई या डोंट नो। रोहन बता सकता है मुझे? एक्स डिक्लेयर्ड सर इंसॉल्वेंट। किस्तों में। नहीं नहीं बेटा, किस्तों में नहीं। रोहन बता सकता है मुझे? एक्स डिक्लेयर्ड इंसॉल्वेंट सर श्योर नहीं हूँ। कौन बताएगा? बोलो। बिल्कुल सही बात। व्हेन अ पर्सन इज नॉट केपेबल टू पे ऑफ हिज और हर डेट्स, उसे बोलते हैं इंसॉल्वेंट। अब क्वेश्चन में आया, एक्स डिक्लेयर्ड इंसॉल्वेंट एंड 50 पैसा ऑफ अ रुपी रिकवर्ड फ्रॉम हिज ऑफिशियल स्टेट।
मतलब अगर उसने 1 रुपया ले रखा था किसी से कर्जा, तो कितना वापस मिल रहा है? 50 पैसे, यानी कि 50% मिल रहा है। तो अगर किसी से उसने किसी से 10 लाख का लोन लिया था तो कितना वापस मिलेगा? 5 लाख। अगर बोले 25 पैसा इन रुपी, 10 लाख का लोन लिया था तो कितना मिलेगा? 2,50,000। और 7,50,000 क्या हो जाएगा? बैड डेट हो जाएगा, खत्म हो जाएगा, आपका डूब गया पैसा। तो अकाउंटिंग आपको हेल्प करती है इन केस ऑफ योर इंसॉल्वेंसी। आपकी एसेट्स कितनी है, लायबिलिटी कितनी है, उसके हिसाब से पेमेंट सेटल होगी। कोर्ट के ऑफिसर आके उसको सेटल करते हैं और आपकी प्रॉपर्टी का ऑक्शन वगैरह करवाते हैं। तो क्या बनेगा? नेक्स्ट नाइन्थ वाला पार्ट क्या बना हमारा? असिस्टेंस। असिस्टेंस इन केस ऑफ इन केस ऑफ इंसॉल्वेंसी। असिस्टेंट इन केस ऑफ इंसॉल्वेंसी, दैट इज व्हाट? पॉइंट नंबर 9। पॉइंट नंबर 10, अगर आप, बेटा हम पेज नंबर 1.5 पे हैं, क्रिश, पेज नंबर 1.5 पे। नंबर 10, अगर आपका बिजनेस पार्टनरशिप का चल रहा है तो किसको कितना इंटरेस्ट ऑन कैपिटल देना है, किसको कितना शेयर ऑफ प्रॉफिट देना है, किसको सैलरी, किसको कमीशन देना है, पार्टनर्स का सारा कहाँ पता चलेगा? आपको अकाउंटिंग में पता चलेगा। इट हेल्प्स इन, कहाँ? हेल्पफुल इन, हेल्पफुल इन पार्टनरशिप, पार्टनरशिप अकाउंट्स। पार्टनरशिप अकाउंट्स में आपको क्या करता है? ये हेल्प करता है। तो ये सारी की सारी क्या ली हम लोगों ने? एडवांटेजेस लिखे। हाँ जी बेटा, नाइन्थ वाला, अगर आपके बिजनेस की प्रॉपर्टी है 100 करोड़, पर आपकी लायबिलिटी है कितने की? मान लो 80 करोड़ की, तो 20 करोड़ रुपए बच गया। बच गया 20 करोड़। अब बाकी आपके जो लोग, बाकी दूसरे जगह से भी लोन उठा रहे हैं, तीसरी जगह से उठा रहे हैं, सब जगह से सारे के सारे लोग एक साथ आ गए आपके पास। तो आपने कोर्ट में शरण ली कि भैया मुझे तो इंसॉल्वेंट कर दीजिए, मैं किसी का पैसा नहीं चुका सकता। कोर्ट क्या करेगा? आपकी मूवेबल इमूवेबल प्रॉपर्टी की ऑक्शन करवाएगा, पैसा लेगा और उस पैसे से आपके लोन चुकाएगा। अब ये भी हो सकता है कि आपने अगर 10 करोड़ का लोन ले रखा हो और आपके पास प्रॉपर्टी सिर्फ 4 करोड़ की है, तो कोर्ट क्या बोलेगा? 40 पैसा इन रुपये मिल रहा है आपको, बाकी 60 आपका क्या हो गया? 6 करोड़ क्या हो गया आपका? डूब गया। ये है। तो कैसे पता चलेगा कि आप कितना पैसा देने की पोजीशन में हो? आपकी बुक्स ऑफ अकाउंट से तो पता चलेगा। दिस इज हेल्पफुल टू कोर्ट एज वेल एज टू क्रेडिटर और टू लेंडर्स एज वेल। ये बहुत दूर की बात है, ऐसा होता नहीं है जनरली, बहुत कम जगह पे होता है। और अगर ऐसा होता तो विजय माल्या और नीरव मोदी अपने आप को इंसॉल्वेंट डिक्लेयर ना कर देते? नहीं करते हैं वो लोग, बोलिए। हाँ, बैंक्रप्सी एक ही चीज होती है। बैंक्रप्सी का मतलब होता है बैंक के पैसे को ना चुका पाना। तो लोन तो बैंक से ले रहे हैं हम लोग, प्राइवेट लोगों से भी ले रहे हैं। और इंसॉल्वेंसी ज्यादातर आती है बैंक के पॉइंट ऑफ व्यू से ही। बाहर वाले का तो लोन आप चुकाए ना चुकाए, यारी दोस्ती में निपटा लेंगे। बैंक थोड़ी यारी दोस्ती मानता है, कहता देते तो दो, वरना हम कोर्ट जा रहे हैं। इसलिए बैंक्रप्सी शब्द ज्यादा पॉपुलर है, बोलिए। हाँ हाँ, क्यों नहीं, वो तो यू नो वेर इज इट। ठीक है, नेक्स्ट चलेंगे, जरा लिमिटेशंस देखते हैं भाई, ठीक है। लिमिटेशंस। सर मुझे ये बताइए, लिमिटेशन का मतलब लिमिटेशन, डिसएडवांटेजेस, ये सब आता है। लिमिटेशंस, नंबर 1, आपने सेल करी 10 लाख की और आपने सेल की एंट्री कर दी 1 लाख की। ठीक है जी, करेक्ट। चलता चला गया, चलता चला गया, नहीं पकड़ में आया। जब स्टॉक का वैल्यूएशन हुआ, फिजिकली चेक किया, तब आपको पता चला यार स्टॉक तो चला गया 10 लाख का, बुक्स में दिख रहा है 1 लाख का। 9 लाख का स्टॉक कहाँ चला गया? मैं सेक्टर 37 में रहता हूँ, मेरा घर आर्मी कैंटीन के सामने है। और जो आर्मी कैंटीन है वो चलती है चलती चलती है। 15 दिनों से मैं देख रहा था आर्मी कैंटीन चल ही नहीं रही। शाम को जब मैं खाना खाने के बाद वॉक पे जाता हूँ, तब मैंने पूछा गार्ड से, क्या हुआ भाई कैंटीन का, क्यों बंद है ये? कह रहा सर इसमें ना घोटाला हो गया इसलिए बंद है। फिर मैंने दिन में पूछा किसी से, वन ऑफ माई मैटरनल अंकल इज एन आर्मी ऑफिसर, वो एक सर्विस मैंने पूछा क्या हुआ मामा जी, क्या गड़बड़ हुई? कह रहा भांजे इस कैंटीन में 15 लाख रुपए का मिस अप्रोप्रिएशन ऑफ फंड है। मतलब 15 लाख का सामान गायब है और 15 लाख आए नहीं है। तो वो इन्वेस्टिगेशन चल रही है। इन्वेस्टिगेशन हुआ, 15 दिन तक उसे बंद रखा गया। और बाद में जब वो सारी की सारी चीजें फाइंड हो गई, तब जाके उन्होंने कैंटीन को क्या करा, दोबारा से चालू करा। ठीक है। तो सोचिए,
और वो 6 महीने से चल रहा था, किसी को पता ही नहीं। तो क्या अकाउंटिंग हमेशा फुल्ली एग्जैक्ट होती है? अगर अकाउंटिंग हमेशा एग्जैक्ट होती तो नीरव मोदी, विजय माल्या, हर्षद मेहता, इतनी सारी चीजें आती। देखो बेटा, अकाउंटिंग इज व्हाट टूल, इफ यू आर यूजिंग इट सेल्फलेसली, ट्रांसपेरेंसी के साथ, तो आपको अच्छा रिजल्ट देगी। मैनिपुलेशन के साथ करोगे तो क्या होगा, गलती तो देगी। तो अकाउंटिंग की एक लिमिटेशन है, जो जैसा इसे यूज करेगा ये वैसा रिजल्ट देगी। अब ट्रांसपेरेंट तरीके से बनाओगे तो आपको अच्छा रिजल्ट मिलेगा, मैनिपुलेशन करोगे तो क्या हो जाएगा, गलत इंफॉर्मेशन मिलेगी। तो पहला पॉइंट क्या बना, नॉट फुल्ली एग्जैक्ट। आपने गलत इंफॉर्मेशन भरी तो गलती तो आएगी। अब अकाउंटिंग के अंदर एंट्री कर रहे हो अपनी बुक्स में, सेल 1 लाख की जगह 10 लाख की, तो ज्यादा बढ़ के दिखेगा। 10 लाख की जगह 1 लाख लिखोगे तो 1 लाख ही दिखेगा ना। अकाउंटिंग इज नॉट फुली एग्जैक्ट। जैसा आप फीड करेंगे वैसी इंफॉर्मेशन आपको मिलेगी। यू कैन ओपन द बुक्स, यू कैन सी द कंटेंट। थोड़ा आगे चलते हैं। नंबर 2, अनरियलिस्टिक इंफॉर्मेशन। कई बार ऐसा होता है कि अकाउंटिंग के अंदर हम क्या करते हैं, एस्टिमेशन करते हैं। एस्टिमेशन, एस्टिमेशन। अच्छा बताइए, एस्टिमेशन कहाँ कहाँ यूज होते हैं? कि कभी आपने एस्टिमेट करा है यूज? अच्छा, खेलते समय एस्टिमेशन होता है कभी? तो फुटबॉल खेलता है तो जब आप गोल पोस्ट पे गोल मारने वाले होते हैं, तो ट्रिग्नोमेट्री की कैलकुलेशन करके मार रहे होते हैं क्या? कैसे कर रहे होते हैं? वो बैठ रहे होते हैं ना, वो आपका ट्रायंगुलर शेप वगैरह का, उसके हिसाब से कर रहे होते हैं? नहीं ना, इतना तो टाइम ही नहीं होता। एस्टिमेशन ही तो होता है, यहाँ मारूंगा तो शायद वो इधर से या उधर से गोल पोस्ट में चली जाएगी, ऐसे तो होता है। और जो गोली होता है वो क्या करता है, वो भी ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन लगा रहा होता है क्या? वो आपकी एक्सप्रेशन देख रहा होता है, एस्टिमेशन करता है कि आप कहाँ मारोगे, सिर्फ कूद जाता है, रुक गए तो रुक गए, नहीं तो गोल हो गया। स्पोर्ट्स में एस्टिमेशन होता है। ठीक है। बॉलर जो है बॉल फेंक रहा है, आप आईपीएल देख रहे होंगे, आप तो अच्छे से आईपीएल देखते हैं ना, तो आपने देखा कुछ प्लेयर जो होते हैं वो क्या करते हैं, प्योरली एंड प्योरली ऑन द बेसिस ऑफ एस्टिमेशन क्या करते हैं, शॉट खेलते हैं और शॉट हिट हो जाता है। वो ज्यादातर क्लियर ऐसे ही करते हैं। और बॉलर भी क्या करता है, बॉल भी अपने हिसाब से फेंक रहा होता है, लग गई तो अगर हिट होगी तो हिट होगी, नहीं तो मिस होगी तो फिर विकेट आएगा उसका। तो एस्टिमेशन इज एवरीवेयर इन द लाइफ, जगह है। ठीक है। अकाउंटिंग में भी क्या चलते हैं, कई सारे एस्टिमेशन चलते हैं। जैसे मान लिया जाए, आपने डिसाइड करा, आपने बोला कि भाई हमें क्या करना है, अपने प्रोडक्शन को ना 5 लाख से बढ़ाकर 15 लाख करना है। क्यों? क्योंकि आपके मार्केटिंग डिपार्टमेंट ने फोरकास्ट किया कि आपकी जो सेल है वो 10 लाख से बढ़कर 20 लाख होने वाली है, ये हमारे प्रोडक्ट की डिमांड बढ़ने वाली है। पता चला फेमाइन आ गए, और इसराइल और ईरान की वॉर लंबी खिंच गई, ऑयल क्राइसिस हो गए, गुड सप्लाई में डिले होना शुरू हो गया। ठीक है। और इसकी वजह से क्या हुआ, जो डिमांड थी वो क्या हो गई, अचानक से आधी हो गई। तो जो आपका एस्टिमेशन था, विल इट बी कॉल्ड रियलिस्टिक और अनरियलिस्टिक नाउ? अनरियलिस्टिक। अकाउंटिंग में हम क्या करते हैं, ऑन द बेसिस ऑफ प्रीवियस डेटा डिसाइड अबाउट द फ्यूचर। समटाइम्स इट इज एक्यूरेट, समटाइम्स इट इज अ हिट, एंड मोस्ट ऑफ द टाइम इट इज अ मिस। हाँ देखिए, ये है डेटा को फीड करने से रिलेटेड, करेक्ट। और ये है डेटा जो फीडेड था पिछले पास्ट के ईयर्स में, उसके बेसिस पर एस्टिमेशन से रिलेटेड। इसलिए तो बोल रहे हैं अनरियलिस्टिक इंफॉर्मेशन होती है, क्योंकि ये एस्टिमेशन पर बेस्ड होती है, इसलिए इसे अनरियलिस्टिक बोलते हैं। ठीक है। अच्छा, नंबर 3, इट इग्नोर्स क्वालिटेटिव एस्पेक्ट्स। इट इग्नोर्स क्वालिटेटिव एस्पेक्ट्स। एक एग्जांपल दूंगा मैं आपको। किसको, फुल फॉर्म मालूम है किसी को? किसको? हाँ, टाटा आयरन स्टील कंपनी। किसको? किसको के एक, रोजी, ये नाम मुझे ढंग से नहीं आ रहा, रोजी मोदी, किसको के चेयरमैन एंड मैनेजिंग डायरेक्टर थे। रोजी मोदी बहुत साल तक रहे। ही वॉज अ ऑर्डिनरी बीए, बैचलर ऑफ आर्ट्स। कम से कम 25-30 साल तक उसने टिस्को का हेड किया। और टिस्को के अंदर जब वो काम करते थे, मोर देन 30,000 35,000 एम्प्लॉयज होते थे। हर एम्प्लॉय का नाम, हर एम्प्लॉय को ये बाय नेम पहचानता था बंदा, हर एम्प्लॉय को बाय नेम पहचानता। इसके टाइम पे, इसके टाइम पे जो टिस्को थी ना, दैट वाज द बिगेस्ट कंपनी स्टील मैन्युफैक्चरर इन द कंट्री, अर्निंग ह्यूज अमाउंट ऑफ प्रॉफिट। फिर क्या हुआ, टाटा ग्रुप की जो चेयरमैनशिप वो आई रतन टाटा के हाथ में। रतन टाटा फॉरेन से पढ़े हुए यंग डायनामिक पर्सन,
उनकी और रूसी मोदी की नहीं बनी। रूसी मोदी रिजाइन फ्रॉम टिस्को और निकल गए। ठीक है जी। अच्छा, फिर रूसी मोदी ने क्या किया, रिजाइन करने के बाद गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने इनके टैलेंट को देखा और इन्हें एयर इंडिया के अंदर क्या बना दिया, चेयरमैन, इनका एयर इंडिया का मैनेजिंग डायरेक्टर बना दिया। ठीक है जी। एयर इंडिया को कौन गवर्न करता था, सरकारी कंपनी, अब तो टाटा ग्रुप के पास आ गए। हाँ, अब कौन गवर्न करता था, पहले मिनिस्ट्री ऑफ सिविल एविएशन, वो गवर्न, क्योंकि सरकारी कंपनी थी। उसको कौन चलाते हैं, आईएएस ऑफिसर चलाते हैं। रूसी मोदी ने एयर इंडिया को 2 साल के अंदर अंदर प्रॉफिटेबल बना दिया। 2 साल के अंदर अंदर प्रॉफिटेबल। ही इज अ टैलेंटेड गाय। उसने कहा मुझे फ्रीडम दे दीजिए, मैं कन्वर्ट कर दूंगा। इसने बना दिया 2 साल के अंदर अंदर, क्या, प्रॉफिटेबल बना दिया। तब जब ये प्रॉफिटेबल बन गई तो देन स्टार्टेड द ईगो क्लैश। ये कहता मुझे फ्रीडम चाहिए, आईएएस ऑफिसर कहते हैं ऐसे कैसे हो जाएगा, तुम्हें हर चीज हमारे से पूछ के करनी पड़ेगी। ये बहुत सारी चीज बिना पूछे कर देता था, एंड दैट गिव्स द रिजल्ट। इफ यू गिव फ्रीडम टू योर मैनेजर, दे विल गिव द रिजल्ट। वॉरेन बफे, वॉरेन बफेट का नाम सुना है? साल में एक बार मीटिंग करता है अपने सारे के सारे सीईओ की, सबको 10 मिनट का टाइम देता है, 10 मिनट में नहीं, 3 मिनट का टाइम देता है। और 3 मिनट में बोलता है अपने प्रेजेंट प्लान बनाइए, प्लान के हिसाब से 3 से 10 मिनट शायद है, मुझे एग्जैक्टली टाइम ध्यान नहीं आ रहा, इतना टाइम देता है, साल में एक बार मिलता है। और अपना प्लान बताइए और आपने क्या अचीव करा वो बताइए। अगर सक्सेसफुली हुआ है तो ठीक है, वरना नौकरी से भी निकाल देता है। और उसके बाद पूरे साल के लिए छोड़ता है, जो करना है करो। सेम विद एयरटेल का सुनील भारती मित्तल। आपने देखा वोडाफोन और आइडिया का मर्जर हुआ था और जियो ने बैंड बजा रखा था, लेकिन तब भी एयरटेल चला। ही हैज गिवन फुल फ्रीडम टू देयर मैनेजर्स। भाई काम करो, बिजनेस बंदा नहीं होना चाहिए और पैसा आना चाहिए, और होता है। सो फिर रोजी मोदी को क्या करना पड़ा, छोड़ना पड़ा एयर इंडिया को। और उसके बाद एयर इंडिया डूबा डूबा डूबा। और आपको मालूम है पिछले साल किसने खरीदा फिर उससे, टाटा ने खरीदा। ठीक है। क्या रोजी मोदी को जादू की छड़ी लेके आया था कि छड़ी घुमाता और पैसा बरसता था? नहीं ना। इट वॉज हिज क्वालिटीज, हिज लीडरशिप क्वालिटीज विच एक्सेल्ड एयर इंडिया, विच एक्सेल्ड टिस्को एज वेल। ये कौन से एस्पेक्ट कहलाते हैं, क्वालिटेटिव एस्पेक्ट्स कहलाते हैं। अकाउंटिंग में एयर इंडिया ने कभी रिकॉग्नाइज करा होगा रूसी मोदी के टैलेंट को पैसों में? नहीं कर सकते ना, अकाउंटिंग इसे इग्नोर करती है। बहुत बड़ी लिमिटेशन है ये। ठीक है। अच्छा, नंबर 4, इट इग्नोर्स प्राइस लेवल चेंजेस। आपने कोई प्रॉपर्टी 2 करोड़ में खरीदी थी 1960 में, आज वो प्रॉपर्टी 2 करोड़ की थोड़ी रहेगी। डिफेंस कॉलोनी में अगर आपने 1960 में 2 करोड़ का मतलब, समझ लो कि आप, मैं बोलूँ तो 15% डिफेंस कॉलोनी खरीद सकते थे 2 करोड़ में। आप 2 करोड़ 1960 में उतना होता था, खरीद लिया आपने 2 करोड़ में। आज कम से कम नहीं तो 200 करोड़ से ज्यादा, 1000 करोड़ तक का बनेगा वो हिसाब किताब अगर देखें तो। लेकिन आपकी बुक्स ऑफ अकाउंट में क्या दिखेगा, वो 2 करोड़ ही दिखेगा। तो अकाउंटिंग क्या करती है, प्राइस में होने वाले चेंजेस होते हैं उसको कंप्लीटली इग्नोर करती है। इट इग्नोर्स प्राइस लेवल चेंजेस। वो 60 साल पहले, 70 साल पहले जितने में खरीदी थी उतने में, इनफैक्ट दैट कीप्स ऑन डेप्रिशिएटिंग, घटती हुई दिखाएंगे उसको, है ना, ऐसा करके। ठीक है। और आगे चलते हैं। सबसे मजेदार पॉइंट आ रहा है अब आपके सामने, नंबर 5। अब फुटबॉल कौन कौन खेलता है, दोबारा से पूछिए। फुटबॉल, शाबाश। जब आपने फुटबॉल खेली, आप हमेशा स्क्रैच लेस रहे हैं ना? कभी खरोच तक नहीं आई एक? हाँ, कभी नहीं आया ना? तो तुमने फुटबॉल नहीं खेली है। यस सर। कौन खेलते हैं? तुमने खेला, मतलब कभी रहे हो कि कभी घुटने हाथ पैर छिले? कभी नहीं छिले ना? छिले, छिले ना? हाँ, पैर टूटना, घुटना छिलना तो बड़ी आराम की बात है, बहुत आराम से। ठीक है, क्या नाम है सर आपका? कविश। कविश ने क्या किया कि उसको, उसने फुटबॉल खेला, और फुटबॉल खेला तो घुटना में चोट वोट लगी। तो जब घुटना छिलता है तो क्या करते हैं बेटा, घर जाते हैं, पहले उसमें मिट्टी का तेल डालते हैं, पेट्रोल डालते हैं, नमक डालते हैं, फिर मिर्च विर्च का छिड़काव करते हैं, फिर ऐसे कुछ करते हैं क्या? फिर रेगमाल से घिसते हैं उसे। मैं हंस क्यों रहे हो, क्या करते हैं बताओ? आपको कुछ आइडिया बेटा कैसे करते हैं, जब चोट लगती है घुटने में क्या करते हैं? ऐसे ही करते हैं ना, थोड़ा और छीला उसको, फिर उसके बाद क्या डाला, पेट्रोल डाला। तेल नहीं डालना कि पता चला भस्म हो जाओ। क्या करते हैं शौर्य जब चोट लगती है पैर पे तो?
सर उस जगह को सर वहाँ पे बैंडेज लगाते हैं ताकि ब्लड हाँ ना आए, हाँ, सुनिए, प्रोटेक्ट रहे। सुनिए। ये क्या करते हैं, पहले आपने घाव को साफ किया डेटॉल सेवलॉन से, उसके बाद क्या किया, उस पर बीटाडीन जैसी कोई ऑइंटमेंट वगैरह लगाया, फिर क्या कर दी, ड्रेसिंग कर दी, ड्रेसिंग ड्रेसिंग कर दी। और उसके बाद क्या करा, एक दिन तक, 2 दिन तक पानी नहीं लगाया उसको। पानी लगाओगे तो क्या हो, कहते हैं डॉक्टर पानी मत लगाना इस पे। उसके बाद जब आप खोलते हो तो पता तो अच्छे गायब, कुछ दिनों में घाव क्या हो जाता है, गायब हो जाता है, ठीक हो जाता है। ठीक है जी। रविश ने क्या करा, इसने देखा तो बड़ा बढ़िया उपाय है यार, चोट लगे, बीटाडीन वगैरह लगाओ, पट्टी शट्टी बांधो, 3-4 दिन में पट्टी वट्टी रिप्लेस करो, या सर्दियों का टाइम है तो लंबे समय तक रखो, और जब आप खोलते हो तो घाव तब थोड़ा निशान रह जाता है, बाद में ठीक हो ही जाता है। आपने देखा ना, अभी कुछ दिन पहले दुबई में तूफान आया था बहुत जबरदस्त। ठीक है, तो ऐसे तूफान हमारे देश में तो अक्सर आते हैं। तूफान आया, इसके घर की विंडो थी, बंद करना भूल गए, आपने देखा ना, भाड़ भाड़ करते विंडो ऊपर से टूट गई। इसने क्या किया, विंडो को पकड़ा, उसे बीटाडीन लगाई, खूब ड्रेसिंग ड्रेसिंग पट्टी वट्टी लगा लगा के, और ऐसे ऐसे लपेट लपेट के क्या कर दिया, छोड़ दिया। और 10 दिन बाद, 15 दिन बाद देखा, विंडो जुड़ी हुई थी। ऐसा पॉसिबल है क्या, बता भाई, पॉसिबल है क्या ऐसा? लगेगा पता नहीं क्या पढ़ा रहे हैं यहाँ पर, ये पॉसिबल, आप बताइए। नहीं, ये कह रहा है क्या फालतू की फेंक रहे हो, ये बुक फेंक देते। इज इट पॉसिबल? नहीं। क्यों कविश? तो जब कविश जैसा व्यक्ति, जो अकल को घुटने में लेके बैठा हुआ है, जो खिड़की में क्या लगा रहा है, बीटाडीन लगा के पट्टी बांध रहा है, विंडो ड्रेसिंग हो गई तो यार, व्हाट इज दिस, विंडो ड्रेसिंग? तो व्हाट इज विंडो ड्रेसिंग नाउ? बताओ, तुम दोनों बताओ, आप बताइए। हाँ, क्या विंडो ड्रेसिंग का क्या मतलब हुआ, बता मोक्षा, व्हाट इज विंडो ड्रेसिंग? नहीं पता तुम में से कोई? समझिए, विंडो ड्रेसिंग एक एडजेक्टिव टाइप होता है, मेटाफर की तरह यूज कर रहे हैं हम लोग। ठीक है, इसका मतलब होता है मैनिपुलेशन इन बुक्स ऑफ अकाउंट्स। आपका प्रॉफिट नहीं है, लेकिन आप उसे प्रॉफिट दिखा रहे हो। क्यों दिखा रहे हो? ताकि शेयर होल्डर को जाए कि भाई हमारी कंपनी प्रॉफिट कम मिल रही है, और उनको आप क्या करें, डिविडेंड भी दे रहे हो अपने रिजर्व्स निकाल निकाल के। तो अगर आप बुक्स ऑफ अकाउंट्स में मैनिपुलेशन करते हो, अपने प्रॉफिट की सिचुएशन को लॉस में कन्वर्ट करके दिखाते हो, दैट इज नोन एज व्हाट, विंडो ड्रेसिंग। हमारे देश में बहुत होता है, यूएस में भी होता है, लेकिन वहां स्ट्रिक्ट पनिशमेंट होती है। फाइनेंशियल क्राइम करोगे तो भाई देखो, अगर आपने कोई वैसा वैसा क्राइम करा, 10 साल, 20 साल, 25 साल की सजा मिलती है। अगर आप फाइनेंशियल क्राइम करोगे तो सोचो कितनी सजा मिलती होगी, बताओ जरा, है? अगर 250 साल की सजा मिलेगी आपको, 3 जन्म जाएंगे, बेटा तो फिर यहीं पैदा होगा। कितने, 150 साल, 200 साल, 250 साल, ऐसे सजा देते हैं भाई। देर वॉज अ कंपनी, एनरॉन पावर कॉर्पोरेशन। ठीक है, इस कंपनी ने इंडिया में, अटल बिहारी वाजपेयी जी की गवर्नमेंट जब आई थी फर्स्ट टाइम, इस कंपनी ने इंडिया में क्या करा था पता है, 63 करोड़ रुपीज स्पेंड करे थे इंडियन ब्यूरोक्रेट्स के बीच में, टू मेक देम फेमिलियर अबाउट द कंपनी। कंपनी क्या, तो ये बताने के लिए 63 करोड़ रुपीज खर्च कर दिया। ठीक है, इसका नतीजा क्या निकला, जब अटल बिहारी वाजपेयी जी की गवर्नमेंट आई पावर में, तो उन्होंने 2 काम करे थे। एक प्रसार भारती मतलब रेडियो टीवी को अलग अलग कर दिया था, और एक एक न्यूक्लियर डील को शायद क्लियर किया था, और एक दाभोल पावर प्रोजेक्ट महाराष्ट्र में है एनरॉन का, उसको उसने फाइनल कर दिया था। और पता है, वो प्रोजेक्ट आज हमारी छाती पे मूंग दलता है। मतलब वर्ल्ड में बिजली जैसे बनती है, उससे कहीं ट्रिपल गुने दाम में महाराष्ट्र गवर्नमेंट उसे इलेक्ट्रिसिटी खरीदती है, और कॉन्ट्रैक्ट साइन करवा गए। करप्ट और गवर्नमेंट होती है, ऐसा नहीं है। अब क्या हुआ, एनरॉन पावर कॉर्पोरेशन ने फाइनेंशियल मिस अप्रोप्रिएशन करे यूएस। ठीक है जी, इसके सीईओ ने डिसाइड करा था बिल्डिंग से कूद के, कि उसे मालूम था पकड़ा जाऊंगा, और आपके ऊपर क्या हो जाएगा, प्रूव हो जाएगा, आपको कम से कम 70-80 साल की सजा मिलनी थी। तो उसने कहा जब सारी उम्र जेल में बीतनी है, इससे पहले कट लो भाई। एंड देन कंपनी बिकेम इंसॉल्वेंट। फाइनेंशियल अप्रोप्रिएशन, मिस अप्रोप्रिएशन कहते हैं, इसे कहते हैं विंडो ड्रेसिंग। प्रॉफिट ना होते हुए भी प्रॉफिट दिखाना। And नहीं नहीं, फिर वही बोल रहा हूँ, ये तो डेटा फीड कर रहे हैं। ये क्या हो रहा है, पॉलिसी मेकर, कौन, ओनर एंड मैनेजमेंट मिलकर क्या कर रहे हैं, मैनिपुलेशन कर रहे हैं।
और ऐसा इंडिया का एक एग्जाम्पल था, सत्यम कंप्यूटर, सुना है किसी ने सत्यम कंप्यूटर का नाम? सत्यम कंप्यूटर इज अ कंपनी इन बेंगलुरु। इसने क्या करा था, ऐसी विंडो ड्रेसिंग करी, और बाद में पी रामानिगम राजू थे जो इसके चेयरमैन, उन्होंने क्या करा फिर, अपने आप को जनता के सामने बोला कि भाई ये 2007 में ही जस्ट रिटन अ लॉन्ग लेटर टू सेबी, और इंटरनेट पे वायरल कर दिया था उसको, मेरी गलती है, मैंने मिस अप्रोप्रिएशन किया। बेटा ये मैसेज वैसेज बाद में कर लेना आप जरा, मतलब 1 घंटा बिना फोन के नहीं रह सकते क्या? इट इज सो इम्पोर्टेंट, जस्ट टेक माई फोन एंड कॉल। तो क्या किया उसने, मिस अप्रोप्रिएशन करा। और क्या करता था, साल दर साल कंपनी लॉस में जा रही थी, लेकिन क्या करता था, प्रॉफिट पे प्रॉफिट दिखाता क्या। और कभी ना कभी तो आपका प्रॉफिट खत्म होगा ना। दैट टाइम ही डिक्लेयर्ड, मेरे से गलती होगी, मैंने मिस अप्रोप्रिएशन। सत्यम कंप्यूटर फिर बिका, और किसने खरीदा उसे, महिंद्रा टेक ने खरीदा। महिंद्रा सत्यम के नाम से जाना जाता है उसे। इस बंदे की एक खासियत थी, जिस बंदे के नाम के साथ राजू होता था ना उसे हायर कर लेता था। पी रामलिंगम राजू, राजू, राजू जोसफ, राजू मोशफ, सबको हायर कर लेता था बिना क्वालिफिकेशन देखे। ही वाज सो obsessed with राजू ने। एनीवे, दिस इज नॉट रिलेटेड टू अकाउंटिंग। तो विंडो ड्रेसिंग किसे कहेंगे भाई, मैनिपुलेशन ऑफ बुक्स ऑफ अकाउंट्स, थ्रोइंग प्रॉफिट इनटू अ लॉस। और बहुत सारे तरीके होते हैं गड़बड़ करने के, वो सारे के सारे तरीके विंडो ड्रेसिंग कहलाते हैं। तो ये हमारे पास क्या थी, लिमिटेशंस थी। ठीक है जी, गॉट इट, लिमिटेशन देखिए हम लोगों ने। थोड़ा आगे बढ़ते हैं। आज ना टॉपिक थोड़ा हैवी हो रहा है क्योंकि मुझे इसे वाइंड अप करना है, और ये सारी चीजें हमने ऑलमोस्ट पढ़ रखी है पहले, इसलिए मैं क्या कर रहा हूँ, ज्यादा डिटेल में डिस्कशन इनके साथ नहीं लेके चल रहा। फिफ्थ पॉइंट है विंडो ड्रेसिंग। फिफ्थ पॉइंट है आपका क्या, में लीड टू विंडो ड्रेसिंग। भाई वो कविश की तरह खिड़की पे पट्टियां मत बांध देना, दैट्स नॉट विंडो ड्रेसिंग, दिस इज विंडो ड्रेसिंग। ठीक है, और आगे चलते हैं हम। अब आया क्या, अब आया यहाँ पर रोल ऑफ अकाउंटिंग। क्या लिख रहे हैं ये, रोल ऑफ अकाउंटिंग। बिल्कुल मिलता जुलता, कुछ ज्यादा फर्क नहीं है रोल ऑफ अकाउंटिंग। एक एक करके देखते हैं रोल ऑफ अकाउंटिंग। अगेन, वैसी वैसी आना चाहिए। मैं इसलिए लिखवा रहा हूँ क्योंकि आपकी बुक में लिखा हुआ है, और आप देखेंगे रेपिटेटिव चीजें हैं। आपके टीचर कहीं बोल रहे हैं कि भाई हाँ ये पढ़ा नहीं पढ़ा, इसलिए मैं बोल रहा हूँ आपको यहाँ पर। ठीक है, वही, आई नॉट राइट इट, इट्स वेरी सिंपल। क्या, मेंटेनिंग सिस्टमेटिक रिकॉर्ड्स है, सिस्टम्स मैनेजमेंट है, फैसिलिटेट कंपैरेटिव स्टडी है, एविडेंस इन कोर्ट है, सारी चीजें वही तो हैं। देयर इज नो नीड टू राइट इट। ठीक है, दैट्स सिंपल, हमने ऑलरेडी पढ़ा हुआ है इसको। फिर उसके बाद अकाउंटिंग प्रोसेस में आपको बता ही चुका हूँ, अकाउंटिंग की ब्रांचेस बता दिया था, बुक कीपिंग अकाउंटिंग अकाउंटेंसी का साथ साथ हमने बताया था, पहले क्लास में हमने ये सारी चीजें डिस्कस करी थी आपके साथ। और पेज नंबर 1.10 पे कीपिंग अकाउंटिंग और अकाउंटेंसी का डिफरेंस है, सजेस्ट यू दैट यू हैव टू रीड योरसेल्फ। ठीक है, क्योंकि हम लोगों ने ऑलरेडी अकाउंटिंग और अकाउंटेंसी का डिफरेंस बता रखा है आपको, मतलब बुक कीपिंग और अकाउंटिंग का तो बता ही रखा है। इसमें क्या कर दिया, बुक कीपिंग अकाउंटिंग हम ऑलरेडी जानते हैं, आगे क्या जोड़ दिया, अकाउंटेंसी जोड़ दिया। जस्ट गो थ्रू, नहीं होगा तो मैं अगली क्लास में आपके साथ डिस्कशन करूंगा। अकाउंटिंग इन्फॉर्मेशन हम ऑलरेडी पढ़ चुके हैं, पेज नंबर, बोलो। उसके बाद क्वालिटेटिव कैरेक्टरिस्टिक्स पढ़ चुके थे, यूजर्स ऑफ अकाउंटिंग पढ़ चुके थे। लास्ट टॉपिक जो हमारे पास आता है इसका वो है सिस्टम्स ऑफ अकाउंटिंग। दो तरह के सिस्टम, एक को बोलते हैं डबल एंट्री, और एक को क्या बोलते हैं, सिंगल एंट्री। तो मैं लेके चल रहा हूँ आपके सामने क्या, सिस्टम्स ऑफ अकाउंटिंग, समझने में बड़ा इंटरेस्टिंग है। सिस्टम्स ऑफ अकाउंटिंग, एक डबल एंट्री सिस्टम। कोई बताएगा आपकी बुक का नाम क्या है, बुक कीपिंग, लिखा है डबल एंट्री, वही। और दूसरा क्या है, सिंगल एंट्री सिस्टम। जरा समझते हैं डबल एंट्री कैसे और सिंगल एंट्री कैसे, उसका मतलब समझते हैं। देखिए, कैन आई स्टार्ट, योर नेम, कहाना। कहाना, मुझे बताइए कि यू आर रनिंग अ बिजनेस फर्म, यू परचेज गुड्स इन कैश, व्हाट आर द इम्पैक्ट्स, दो इम्पैक्ट क्या पड़ेंगे। आपने गुड्स खरीद ली कैश में, यू डोंट हैव अ, नो नो नो, इफ यू आर परचेजिंग इन कैश, हाउ कैन लायबिलिटी बी देयर, ना, यू डोंट हैव एनी लायबिलिटी। अरे दो जगह, चल वो बताएंगे, बताओ अभी सुनना क्या बोल रहे हैं, बेटे। हाँ, और बढ़ रहा है, सिंपल।
क्या हो रहा है, योर स्टॉक इज गोइंग टू इंक्रीज, योर कैश इज गोइंग टू डिक्रीज। ठीक है, फिर आपने क्या किया, अपने स्टॉक को बेच दिया, फिर क्या होगा बताओ, कैश में, कैश बढ़ गया, स्टॉक घट गया, सिंपल। आपने क्या करा, मशीनरी खरीद ली कैश में, व्हाट इज एन इम्पैक्ट, मुझे बताइए। अगर हम मशीनरी खरीद रहे हैं कैश में तो क्या इम्पैक्ट पड़ेगा, मुझे बताइए। कह रहे ऑनलाइन में क्यों नहीं जवाब देते, अंशिका कैन यू टेल, अगर हम मशीनरी खरीदते हैं कैश में तो क्या इम्पैक्ट पड़ेगा। अरे भाई मशीनरी आपके बिजनेस से बढ़, हाँ बोलो, मशीनरी इज इंक्रीज एंड कैश इज डिक्रीज, सिंपल। हर ट्रांजेक्शन के डबल इफेक्ट हो रहे हैं ना। अगर हमने बोला रेंट इज ड्यू बट नॉट पेड, यानी कि रेंट इज आउटस्टैंडिंग, रेंट नहीं पे किया हमने, तो क्या फर्क पड़ेगा, रेंट नाम का एक्सपेंस तो बनेगा ही बनेगा, और साथ ही साथ एक लायबिलिटी बन जाएगी, क्या, आउटस्टैंडिंग रेंट के नाम पे रेंट एक्सपेंस रहेगा आपका, हाँ जी है, पे कर दिया तो कैश कम हुआ, नहीं पे किया तो क्या हो गया, लायबिलिटी बढ़ गई, गॉट इट। So each and every transaction is having a double effects, डबल साइड इफेक्ट को साइड इफेक्ट वाला नहीं बोल रहे, डबल साइड मतलब टू साइड इफेक्ट बोलते हैं इसको। तो वो अकाउंटिंग का प्रोसेस, वो अकाउंटिंग का सिस्टम वेयर टू साइड इफेक्ट्स ऑफ ईच एंड एवरी ट्रांजेक्शन आर रिकॉर्डेड, क्या बोलते हैं उसको, डबल साइड या डबल एंट्री सिस्टम बोलते हैं, ट्रांजेक्शन का डबल इफेक्ट जाएगा, ठीक है जी। और वो अकाउंटिंग का सिस्टम जिसमें हम सिर्फ एक ही एस्पेक्ट लेके चलते हैं, जैसे छोटे मोटे दुकानदार, अब चाय देखे ना, अच्छा देखिए, तो आजकल देखा हो ना गर्मियों में सड़क पे गन्ने का जूस निकाल रहे होते हैं, हम लोग निकाल रहे होते, आप जाइए कितने का, वो कहते हैं कि 30 रुपए का, 40 रुपए का, 50 रुपए का, ऐसे गिलास बेच रहे होते हैं। आपने कहा चल भाई एक 50 वाला गिलास पकड़ा दे, वो थोड़ा बड़ा गिलास आपको पकड़ाते, आपने पिया, 50 रुपए दिया, कट लिया आप। और मुझे बताइए, क्या वो गन्ने का जूस वाला परचेज बुक, सेल्स बुक, बीआर, बीपी, जनरल पेपर, परचेज रिटर्न, सेल्स रिटर्न बनाएगा क्या। अच्छा आपने गन्ने, देखिए एक बार क्या हुआ कि मैं गन्ने का जूस पिया, वो क्या करते हैं, गन्ने का जूस नींबू उमू पुदीना मिला के, और फिर क्या करते हैं, नमक भी डाल देते हैं। उस बंदे ने क्या होता ना, ऐसे नमक निकाला और गलती से पूरा का पूरा चम्मच ऐसे डाल दिया, जैसे ही पिया पूरा तो नमकीन हो गया। मैंने कहा भाई क्या डाल दिया तूने ये, कह रहा बाबूजी कोई बात नहीं, लाओ ग्लास दो मुझे। उसने मुझसे ग्लास लिया, ऐसे फेंक दिया वहां पर, मुझे नया ग्लास बना के दे दिया। माई परचेज एंड माई रिटर्न, उसकी सेल्स और उसकी रिटर्न हुई ना वहां पे तो, अरे उसकी सेल्स रिटर्न हुई है नहीं भी बताइए। मैंने उससे गन्ने का रस खरीदा, उसने नमक ज्यादा डाल दिया, मैंने पिया, मुझे बुरा लगा, खराब, मेरी जीभ जल गई। मैंने कहा क्या दे दिया तूने, उसने कहा बाबूजी वापस करो। ही सोल्ड 50 रुपीज ग्लास टू मी, और जो उसने मुझे नया ग्लास दिया, क्या मुझसे 50 रुपए दोबारा लिए क्या, नहीं लिए। सेल्स रिटर्न हुई ना, क्या वो व्यक्ति सेल्स रिटर्न अकाउंट बनाएगा क्या, नहीं बनाएगा ना, नहीं करेगा वो तो क्या देखेगा, कितना पैसा आया और कितना पैसा गया। अच्छा गन्ने के जूस वाले का पैसे का इनफ्लो क्या होगा बताइए, कोई बताइए ऑनलाइन में, तुम बताओ शौर्य क्या होगा गन्ने के जूस वाले का? सर कैश टाइम हो इंक्रीज गया, हो जाएगा उसका तो। उसका कैश बढ़ेगा ना, पैसा मतलब क्या, जूस बेचेंगे और पैसा आएगा, जूस बेचेंगे पैसा आएगा, आएगा ठीक है। अच्छा उसका पैसा जाएगा कहाँ भाई, गन्ना खरीदने में, सर रॉ मटेरियल्स बेसिकली। हाँ हाँ, गन्ना खरीदने में, उसके बाद वो नींबू खरीदने में, पुदीना खरीदने में, ठीक है, ग्लास, प्लास्टिक के ग्लास वो जीता है वो, नमक जो होता है वो। ये बेटा मशीन जो होती है ना, वो हर रोज थोड़ी बदलेगा, मशीन तो एक बार का इन्वेस्टमेंट है ना, वो एक्सपेंस नहीं कहलाएगा, वो तो एसेट्स कहलाएगी ना, वो तो एक बार खरीद लेगा, गॉट इट। तो इनफ्लो, तो वो क्या करेगा, सिर्फ पैसा आया और गए का हिसाब रखेगा, वो क्या होता है, सिंगल एंट्री सिस्टम, जहां ओनली वन एस्पेक्ट ऑफ अ ट्रांजेक्शन इज रिकॉर्डेड, उसे क्या कहते हैं, सिंगल एंट्री सिस्टम कहते हैं। इज दैट ओके। तो आप कौन सा सिस्टम पढ़ेंगे भाई अकाउंटिंग का, आप कौन सा पढ़ेंगे, डबल एंट्री सिस्टम पढ़ेंगे आप लोग, सिंगल एंट्री नहीं पढ़ना है आप लोगों ने, ठीक है जी, डबल एंट्री। अच्छा देखिए, डबल एंट्री के ना कुछ एडवांटेजेस होते हैं, जो जितने भी एडवांटेज हमने किसके पढ़े थे, अकाउंटिंग के पढ़े, सारे के सारे एडवांटेजेस इसके होते हैं। मैं सिर्फ पढ़ रहा हूँ उनको, मैं लिखवा नहीं रहा हूँ उनको अभी, ठीक है। तो बिकॉज दे आर वेरी कॉमन एंड दे आर वेरी, जैसे साइंटिफिक सिस्टम है अकाउंटिंग का,
हर ट्रांजेक्शन का डिफेक्ट होगा, एक आया तो एक गया, वैसा रिकॉर्ड करके चलेंगे। फिर ये बोल रहा है क्या, कंप्लीट रिकॉर्ड ट्रांजेक्शन होगा। डबल एंट्री में देखा ना हमने, कैश बुक, परचेज बुक, सेल्स बुक, परचेज रिटर्न, सेल्स रिटर्न, बीआर, बीपी, जो कहीं नहीं जाता, जनरल बोर्ड, सारा का सारा रिकॉर्ड होता है। और सुनो, अगर डबल इफेक्ट हो रहा है ना, तो आपके बैलेंसेस हमेशा मैच करेंगे, तो अर्थमेटिकल एक्यूरेसी आपको पता चलती है, ये इसका एडवांटेज है। प्रॉफिट और लॉस पता चलता है, फाइनेंशियल पोजीशन पता चलती है, ठीक है। और अगर आप अपने बिजनेस को कंट्रोल करना चाहें, उसके लिए आपको पूरी पूरी इंफॉर्मेशन यहाँ से पता चलती है, ठीक है। और कंपैरेटिव स्टडी तो पॉसिबल है हर अकाउंटिंग के अंदर, और डिसीजन मेकिंग में ये हेल्प करता है, और फ्रॉड और मिस अप्रोप्रिएशन को डिटेक्ट करने में आपको हेल्प करता है। क्योंकि जहां आपके डेबिट क्रेडिट नहीं मिले, जहां आपके दोनों साइड नहीं मिले, वहां आपको लग जाएगा कुछ ना कुछ तो गड़बड़ हो गई है, चलो चेकिंग करें। और जानते हैं, अकाउंटिंग में अगर चेकिंग करते हैं उसको क्या बोलते हैं, ऑडिट बोलते हैं। क्या बोलते हैं उसको, ऑडिट। ऑडिट मीन्स व्हाट, चेकिंग ऑफ बुक ऑफ अकाउंट्स, वेरीफाइंग बुक्स ऑफ अकाउंट्स। यहाँ पर आपका डबल एंट्री सिस्टम, सिंगल एंट्री सिस्टम का डेफिनेशन बताया मैंने आपको। सो चैप्टर 1 को हमने इस तरह से क्या क्या वाइंड अप किया, और चैप्टर 2 के नोट्स मैंने सभी को दिए हुए हैं। अगली क्लास में आप चैप्टर 2 के नोट्स लेके आएंगे, और अगली 2 क्लासेस में चैप्टर 2 को हम वाइंड अप कर लेंगे, ठीक है। वैसा करके चलेंगे। मैंने क्या क्लास ग्रुप पे चैप्टर 2 के नोट्स डाले थे क्या, अगर मुझे बताइए, शौर्य, आनंद? नो सर। नहीं डाले थे ना, आज मैं भी डाल दूंगा, यू विल गेट इट। तो जो लोग यहाँ फिजिकली आ रहे हैं उनको तो मैंने हार्ड कॉपी पकड़ा ही दी है, बाकी ऑनलाइन पे देखेंगे सामने रख के, सो यू विल गेट इट, ठीक है। तो आज की क्लास को हम यहाँ पर क्या करते हैं, वाइंड अप करते हैं। बाय बाय, टेक केयर। थैंक यू सर।